क्या आप भी आईटीआई टीओ कोपा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि आईटीआई के अंतर्गत ट्रेनिंग ऑफिसर जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देखे अभी तक तो टेस्ट सीरीज़ देखिए, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर कुछ हो चुके हैं लगभग 5-6 जितने भी। तो वो आगे हम जो है कंटिन्यू रखेंगे। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करूँ। डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल 13 यूनिट मिलेगी और 13 यूनिट के अंतर्गत आप देखोगे पहली यूनिट में आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉलेशन सेटअप से रिलेटेड बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। उसके बाद आप जाओगे सेकेंड यूनिट में तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। फिर आप जाओगे थर्ड यूनिट में तो आपको मिलेगा स्प्रेडशीट। उसके बाद स्प्रेडशीट के बाद मिलेगा पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन। साथ ही फिफ्थ यूनिट में जाओगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो कि माई स्क्वेल से रिलेटेड है। साथ ही एमएस एक्सेस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके साथ ही आपको सिक्स नंबर पर मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। और बात करें सेवन्थ की यानी कि वेब डिज़ाइनिंग जिसके अंतर्गत एचटीएमएल और सीएसएस मिलेगा। तो हम इस क्लास से यही स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम शुरू करेंगे एचटीएमएल को जो कि वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत है, उसके बाद हम देखेंगे सीएसएस को। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट एक यूनिट कवर कर ले और अगर नहीं होती हैं तो हम जो है दो वीडियो में एक यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम के पहले मैं जो है आपको कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट 13 यूनिट की। तो उसमें आपको कंप्लीट एक प्रकार से बूस्टर जैसे काम करेगा। तो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं किस पे? वेब डिज़ाइनिंग पे। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हम चलते हैं सबसे पहले एचटीएमएल। और एचटीएमएल है क्या? तो एचटीएमएल की अगर बात करें तो एचटीएमएल एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब सिंपल आप समझिए, जब आप कोई वेब पेज खोलते हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लिख देता हूँ, तो वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। इसमें हालांकि ज़्यादा मटेरियल है नहीं, फिर भी आपके काम का अगर होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। https://www.sarkarstudywaves.com। ये देखिए, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये वेबसाइट जो है एक प्रकार की लिंक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक प्रकार का ये टेक्स्ट है, परंतु क्या है, ये लिंक है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है लोकेशन देखने को मिलेगी कहीं डेस्टिनेशन में। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक प्रकार की लिंक है। तो लिंक वाला टेक्स्ट को ही हम क्या बोल दिए? हाइपर टेक्स्ट। और दूसरा मार्कअप की बात करें तो जब भी हम एचटीएमएल में कोई चीज़ लिखते हैं तो मार्क करके लिखते हैं। मार्क कैसे करेंगे भाई? सिंपल है, हम जो है इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं। मतलब एचटीएमएल को कैसे लिख देते हैं? इस प्रकार से मार्क करके लिख देते हैं। तो इसलिए इसे मार्कअप बोला जाता है। और लैंग्वेज का मतलब हो जाता है संचार का माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम। यानी कि हम जो भी काम कराना चाहते हैं वो कंप्यूटर को हम बोलकर काम करा सकते हैं। तो सीधे सीधे बोले तो एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक प्रकार से वेब पेज को बनाने, वेब पेज को डिज़ाइन करने या वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम एचटीएमएल का उपयोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब वेब ब्राउज़र जो भी डाटा दिखाएगा वो सब एचटीएमएल के फॉर्म में ही दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसका उपयोग जो है कैसे करेंगे? कोई भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके इसको जो है हम बनाते हैं। तो आगे हम चलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। जैसे मान लीजिए इसमें देखें टैग बेस्ड काम होता है। टैग का मतलब हो जाता है एचटीएमएल। जैसे मान लीजिए आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हो? टैग बोले तो यहाँ पे आप एचटीएमएल लिखोगे तो आपको टैग देखने को मिलेगा। और टैग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ओपनिंग टैग हो जाता है और एक क्लोजिंग टैग हो जाता है। तो ये दो प्रकार के टैग आपको देखने को मिल जाते हैं किसके अंतर्गत? जो आपका एचटीएमएल है उसमें। तो सबसे रूट एलिमेंट मतलब सबसे पहला एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा एचटीएमएल। ठीक है, जो कि सबसे शुरू में स्टार्ट होता है और सबसे बाद में इसको क्लोज किया जाता है। केस इनसेंसिटिव इसका मतलब है अगर आप एचटीएमएल ऐसा लिखते हैं और अगर आप एचटीएमएल ऐसा भी लिखते हैं, कैसे? कैपिटल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मतलब सेम है, इसी को बोल देते हैं केस इनसेंसिटिव। और केस सेंसिटिव का मतलब हो जाता है कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग गिनता है। नेक्स्ट अगर देखें तो वेब ब्राउज़र द्वारा रीड की जाती है। इसका मतलब जब भी हम HTML कोडिंग करेंगे टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके, तो डॉट HTML से जैसे ही हम सेव करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? सीधे वेब ब्राउज़र में, कहीं अन्य जगह उसको रीड नहीं किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमको पता है HTML में प्री डिफाइंड टैग होते हैं, तो हम बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और एक बार सोर्स कोड में चेंज करने के बाद ब्राउज़र में इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, यानी कि स्टैटिक मोड में ही ये काम कर लेता है, बदलता नहीं है। और बदलने के लिए देखें तो आपको जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना होता है। आगे चले तो आपको देखने को मिल जाते हैं एचटीएमएल के टैग। तो एचटीएमएल के टैग एक प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स को कैसे लिखा जाता है? कीवर्ड्स मतलब पहले से रिजर्व वर्ड, यानी कि जिनकी डेफिनेशन पहले से दी गई है,
और यहाँ पे इनको लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट में। एंगल ब्रैकेट मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 बोले तो हेडिंग 1 कहाँ लिखा गया है, एंगल ब्रैकेट में। उसके बाद हमने लिखे इसका कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो जाता है जो भी हम इसमें प्रदर्शित करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद काम एंड हो जाने के बाद हम लिखते हैं H1 को क्लोज। क्लोजिंग टैग के लिए आपको स्लैश लगाना होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए स्लैश कौन सा है, बैक स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिए। जितने ज़्यादा आप रिस्पॉन्स करोगे उतने ही ज़्यादा मेरे तरफ से भी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। पता चल रहा है मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होने वाला है। अब मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वीडियो डाल दिया, फ़ायदे नुकसान की कोई बातें नहीं है, पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने में मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो यहाँ देखिए एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं जैसे कि हमने देखे, और उसके बाद ब्राउज़र को ये बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। मान लीजिए हेडिंग 1 लिखा है, तो हेडिंग 1 को कैसे डिस्प्ले करना है भाई, H1 जो है आपको बताएगा कि ये मेन टाइटल है, और अगर हम इसी के बदले में H2 लिख देते हैं तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि ये हेडिंग 2 है, यानी कि सब टाइटल है। तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अब टैग तो हमने देख लिए, टैग एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, प्रत्येक टैग जोड़े से आते हैं, यानी कि पेयर से आते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। कुछ जो टैग है वो बिना जोड़े के आते हैं, जैसे पहला तो हमने देख लिया पेयर्ड टैग, बोले तो जोड़े वाले टैग जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में। तो जैसे हम देख सकते हैं HTML क्लोज, बॉडी क्लोज हो गया, P मतलब पैराग्राफ क्लोज हो गया। पर कुछ आते हैं एम्प्टी टैग जिसे हम अनपेयर्ड टैग बोल देते हैं। अनपेयर्ड मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो क्लोजिंग टैग किस में नहीं होता, कुछ टैग होते हैं जैसे कि IMG टैग भी है, लाइन ब्रेक टैग है, हॉरिजॉन्टल जो रो है वो टैग है। ये सब जो टैग है वो आपके बिना जोड़े के आते हैं, यानी कि इन्हें बोल देते हैं अनपेयर्ड टैग, यानी कि एम्प्टी टैग। ठीक है, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन HTML टैग है जो एग्ज़ाम के फोकस करके हमने यहाँ दिए हैं। आगे मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा जब हमारा HTML कंप्लीट होगा, जितने भी HTML के टैग है उनका। तो यहाँ देखिए HTML ओपनिंग हुआ तो ये एक प्रकार से रूट एलिमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को बताता है। हेड जो है आपका मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पे मेटा टैग लगा सकते हैं, आप यहाँ पे टाइटल टैग लगा सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं, आप यहाँ पे स्टाइल टैग लगा सकते हैं। तो ये सब जानकारी कहाँ पे होती है, ये सब जानकारी हेड के अंदर होती है। जैसे टाइटल हमने बात करें तो टाइटल हेड के अंदर होता आता है, जो कि वेब पेज के टाइटल को दर्शाता है। फिर बॉडी जो भी मेन वेब पेज में डिस्प्ले होता है वो सब विजिबल कंटेंट कहाँ होते हैं, बॉडी में होते हैं। उसके बाद P बोले तो पैराग्राफ, बॉडी के अंतर्गत अगर हमको कोई पैराग्राफ देना है तो हम P टैग का उपयोग कर लेते हैं। H1 से लेके H6 तक अगर देखें तो आपको हेडिंग देखने को मिल जाती है। हेडिंग बोले तो मेन टाइटल, सब टाइटल, फिर थर्ड टाइटल, मतलब हेडिंग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। लाइन ब्रेक की बात करें तो BR टैग के द्वारा हम लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलिमेंट की। हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं प्रैक्टिकल बेस समझाऊंगा। तो हम सीधे पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जब भी आपको HTML डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो आपको स्टार्ट करना होता है एक टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर हमारे पास में सबसे बेसिक रूप से होता है नोटपैड। अगर आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस कर पाए तो प्रैक्टिस कर लेना, और ना कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख ले 2 3 बार। और इसकी PDF मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि PDF बनाने में समय लगता है, पर अभी मैं जो है वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करता हूं। तो नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं यहां से, या फिर आप जो है सबलाइम टेक्स्ट आप डाउनलोड कर लो इंटरनेट के माध्यम से। तो सबलाइम टेक्स्ट मेरे पास में है जो कि कोडिंग लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। तो हमने फाइल मेनू में जाकर Ctrl+N करके यहाँ पे बना लिए न्यू डॉक्यूमेंट, और इसको Ctrl+S कर लेते। Ctrl+S बोले तो सेव कर लेते, और सेव करने के बाद हम जो है एक फोल्डर बना लेते, कहाँ पे, डेस्कटॉप में। देखिए यहाँ पे हम जो है डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ फ़ोल्डर जो है आपका, जैसे उदाहरण के लिए हम बना लेते हैं ITI कोपा। ठीक है, ITI कोपा के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ऐसे एंटर करें, और यहाँ पे जो फाइल है वो क्या है आपकी, HTML है, और HTML की फ़ाइल है तो HTML प्रैक्टिस कर देते, HTML प्रैक्टिस नाम से एक फ़ाइल बना लेते .html। सेव करते समय ध्यान देना है .html लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर .html नहीं लगाओगे तो वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। चलिए इसको सेव कर लें, और यहाँ जाकर आपको क्या करना है,
आपको कोड लिखना है। तो कोड आप सिंपल यहाँ पे प्री डिफाइन स्ट्रक्चर बना होता है, अगर हम चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। जैसे मेटा इन्फॉर्मेशन को अभी मैं हटा देता हूँ, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग की जाती है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, यहाँ पे कुछ बेसिक टैग है जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनको बोल देते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब हो जाता है इन टैग को आवश्यक रूप से लिखना होता है, चाहे किसी अदर टैग का उपयोग करे या कोई भी टैग का उपयोग करे। तो HTML डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो इन टैग को कंपलसरी रूप से यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो टैग है वो है आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब हो जाता है ये HTML के वर्जन 5 को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको कमेंट लगा देता हूँ। जैसे मैंने कमेंट लगा दिया, तो कमेंट लगा के मैंने बोल दिया कि भाई दिस इज़ HTML वर्जन 5। तो ये कमेंट है, और कमेंट को क्लोज कैसे करेंगे, इस प्रकार से। मतलब कमेंट जो है देखिए आपको ग्रे कलर में दिख रही है, और ग्रे कलर वाली चीज़ें रन नहीं होगी, मतलब कमेंट को ब्राउज़र इग्नोर कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टैग हो जाता है, सबसे पहला टैग हालांकि HTML ही होता है, रूट एलिमेंट होता है जो बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो चुका है। दूसरा जो है आपका हेड है। तो हेड मैंने बताया था, जैसे टाइटल है, मेटा इन्फॉर्मेशन है, स्क्रिप्ट है या फिर स्टाइल है, इन सभी को स्टोर करके रखता है हेड। और टाइटल क्या करता है, टाइटल हम देख सकते हैं फर्स्ट वेब पेज, या फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे ITI कोपा, या जो भी हम SSW एजुकेशन लिख देते हैं। SSW एजुकेशन हमने लिख दिए क्या, टाइटल में। तो टाइटल मतलब जब भी हम वेब पेज रन करेंगे तो ये टाइटल आएगा, ध्यान रखना। हेड हमारा काम कंप्लीट हो गया तो हेड को क्लोज कर दिए, क्योंकि टाइटल कंप्लीट, हेड कंप्लीट। फिर आता है बॉडी, यानी कि जितने भी विजिबल कंटेंट है वो कहाँ आते हैं, बॉडी में। और बॉडी कंप्लीट होने के बाद बॉडी को क्लोज कर देंगे, और सबसे लास्ट में क्लोज हो जाता है HTML। क्यों, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है। चलिए, यहाँ हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिए, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है H1 लिखे, H1 लिखे, देखिए H1 क्लोज हो गया है, इसका मतलब ये कंप्लीट रूप से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया। और बीच में हम क्या करेंगे, बीच में हम जो है यहाँ पे एक प्रकार से कुछ कंटेंट लिखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं वेलकम टू SSW एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखे। और इसको जो है हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं लोकेशन में, सिर्फ सेव करना जरूरी है, Ctrl+S। और उसके बाद यहीं से आप राइट क्लिक करोगे तो ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं, पर आप इतना ना करो, तो मिनिमाइज़ कर दो। और मिनिमाइज़ करने के बाद आप क्या करो, इसको जो आपका डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर है, जैसे हम देखते हैं डेस्कटॉप में हमने क्या बनाए थे, जैसे डी ड्राइव में चलें, और डी ड्राइव में चल के हमने डेस्कटॉप नाम से, देखिए डेस्कटॉप, और यहाँ पे ITI कोपक नाम से एक फ़ाइल बनाया है जिसका नाम है HTML प्रैक्टिस। और ये फाइल में ऑलरेडी लोगो आ रहा है क्या, गूगल क्रोम का। इसका मतलब सिंपल समझिए, ये वेब ब्राउज़र में खुलने वाली फ़ाइल है। अगर TXT वाला रहता तो टेक्स्ट फाइल का लोगो आता। हम देख भी सकते हैं, देखिए HTML डॉक्यूमेंट लिखा है, तो सीधे हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन विथ करोगे तो जितने भी ब्राउज़र है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में दिखे, तो माइक्रोसॉफ्ट एज हम इस प्रकार से खोल सकते हैं। देखिए वेलकम टू SSW एजुकेशन, ये आ गया बॉडी का कंटेंट। और बॉडी के बाद आपका टाइटल क्या आ गया, SSW एजुकेशन। अब हम कोशिश करते हैं कि साइड बाय साइड रन कर लें, तो इस विंडो के टाइटल को पकड़ेंगे और इधर साइड लाकर छोड़ेंगे, और यहाँ पे जो नोटपैड है वो लाकर छोड़ देते हैं, जो आपका सबलाइम है। तो इस प्रकार से आपका जो पेज है साइड बाय साइड यहाँ पे रन होते जाएगा। अब हम जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, H2 लिख देते हैं। तो H2 लिख देते हैं, H2 में हम लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत आपको कंप्यूटर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए। और इसको हमने जो है Ctrl+S करे, बोले तो यहाँ फाइल मेनू में गए, सेव करे, और यहाँ जाकर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ जाकर आपको रिफ्रेश बस करना। तो देखिए मेन टाइटल और उसके बाद सब टाइटल आ गया। तो जैसे जैसे हम हेडिंग लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे टाइटल क्या होता जाएगा, हेडिंग छोटी जाती जाएगी। तो हम जो है सीधे लिख देते हैं H6 लिख देते हैं, और H6 जो है सबसे लास्ट हेडिंग है, मतलब ये बॉडी टेक्स्ट बोल सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट ना बोल के लास्ट हेडिंग बोल देते हैं, लास्ट हेडिंग। इस प्रकार से लास्ट हेडिंग लिखे, Ctrl+S करें और यहाँ जाकर रिफ्रेश करें, तो देखिए आपको लास्ट हेडिंग कितनी छोटी नज़र आ रही। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 छः हेडिंग होती है। उसके बाद एक हो जाता है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को समझने से पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। जब आपसे पूछा जाता है कि टैग क्या होते हैं, तो H1 और H1 जो है इस प्रकार से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, जो HTML में क्या करना वो बताते हैं। परंतु अगर इस पूरी लाइन को बोला जाता है, पूरी लाइन बोले तो H1 ओपनिंग, बीच में कंटेंट आ गया, उसके बाद क्लोजिंग, तो इसको बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, HTML के एलिमेंट। तो HTML के एलिमेंट, हर एक टैग को HTML का एलिमेंट बोला जाता है। जैसे H1 है, H2 है, H6 है, या फिर आप बोलो कि P है, P बोले तो पैराग्राफ टैग। तो हम लिख देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ।
और यहाँ हम जो है पैराग्राफ को थोड़ा सा ज़्यादा ले आते हैं, और पैराग्राफ को ज़्यादा लाने के लिए हम कोई टेक्स्ट लिखा जाते हैं। टेक्स्ट मान लो यहाँ पे हम चले एमएस वर्ड में और हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके ले आते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट लाया और यहाँ से हम जो है थोड़ा सा टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको पी के अंदर लाके पेस्ट कर देते हो। तो देखिए पी टैग यहाँ स्टार्ट हुआ और पी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब बीच में क्या आया, एक कंप्लीट पैराग्राफ आया। कंट्रोल एस करो और उसको रिफ्रेश करो तो देखिए पूरा पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ कैसा आया भाई, पैराग्राफ आया है देखिए राइट साइड से मतलब कटा फटा है, बोले तो कम ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड से बराबर बराबर है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे एट्रीब्यूट का। क्या उपयोग करेंगे, एट्रीब्यूट का। जैसे हम यहाँ जाए और यहाँ लिख देते हैं सीधे अलाइन। तो आप पैराग्राफ के अंदर, अब देखिए पैराग्राफ टैग दो प्रकार के हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग में जो हम देते हैं अलग से फैसिलिटी, उसे हम बोल देते हैं एट्रीब्यूट, यानी कि उस टैग के द्वारा हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा में क्या कराना चाहते हैं। पैराग्राफ से तो पैराग्राफ आ गया, पर अलाइन से हम चाहते हैं कि ये कैसा है, ये जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, जस्टिफाई। और जस्टिफाई अगर आता है तो देखिए यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी। अगर मान लो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, तो देखिए इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, तो देखिए यहाँ पे सेंटर मतलब इसकी जो है क्या है, फीचर से बोले तो इसकी वैल्यू है। मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के बाद ये वैल्यू है, और वैल्यू कितनी होती है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये 4 होती है। ऐसे ही हम हेडिंग को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए SSW एजुकेशन लिखा है, तो हेडिंग 1 में चले और यहाँ पे भी हम अलाइन एट्रीब्यूट दे देते हैं, और एट्रीब्यूट देने के बाद हम इक्वल लगा के क्या कर देते हैं भाई, सेंटर लेना है। ठीक है, सेंटर लेना है और इसको कर दिए रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे आप जाकर देखोगे ये हेडिंग सेंटर में आ चुकी है। ऐसे ही हम इसमें जो है फॉन्ट के कलर और बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। चलिए थोड़ा सा थ्योरी में चलते हैं ताकि आपको एग्जाम में सारी चीज़ें क्लियर भी होते रहे। तो हमने क्या बात की है, HTML के एलिमेंट। HTML के एलिमेंट होते क्या है भाई, HTML के एलिमेंट का मतलब सिंपल आप समझो, ओपनिंग टैग, बीच में जो कंटेंट लिखा आपने, कंटेंट लिखा, उसके बाद क्लोजिंग टैग, बोले तो H1 ओपनिंग टैग, कंटेंट मतलब हेडिंग 1 लिखा है, और क्लोजिंग टैग मतलब ये इस प्रकार से स्लैश लगा के बंद। तो इस कंप्लीट को हम बोल देते हैं HTML का एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, HTML का एलिमेंट। और HTML के एलिमेंट के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे कंटेनर एलिमेंट हो जाते हैं, दो प्रकार, मतलब कुछ प्रकार होते हैं इसके। तो कंटेनर एलिमेंट किन्हें बोल देते हैं, जो ओपनिंग टैग के बाद कोई ना कोई जानकारी यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद फिर क्लोज होते हैं। फिर से समझिए, ओपनिंग टैग के बाद कोई ना कोई जानकारी यहाँ पे लिखी जाती है, इसे कंटेंट बोल देते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग टैग लिखा जाता है, तो इसे बोल देते हैं कंटेनर एलिमेंट, जो किसी ना किसी कंटेंट को अपने में रखते हैं। ठीक, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डिव है, डिवीज़न करने के लिए कंटेंट, और यहाँ पे डिव को हमने क्लोज कर दिया। कुछ होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, जैसे कि BR हो गया, HR हो गया, ये सिंगल टैग के साथ आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी कंटेंट नहीं होता है, ये सीधे, जैसे उदाहरण के लिए हम चले यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चल के देखेंगे, जैसे ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में आप देखोगे तो आप चाहते हो कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अलग लाइन में आए, और ये जो टू है वो टू अलग लाइन में आए। तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ है, देखिए ज़रा ध्यान से, इस वाले में, ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे जाके हम क्या लगाएंगे, BR, और BR लगाने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे, तो देखिए क्लोजिंग टैग नहीं आया, सिर्फ सिंगल टैग आया, और सिंगल टैग मतलब एम्प्टी टैग। ठीक है, और इसको जाकर हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया। आप चाहे तो अलाइन से लेफ़्ट करके देख सकते हैं, जैसे अलाइन लेफ़्ट करते हैं, और अलाइन लेफ़्ट करके आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, देखिए डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस ब्रेक के बाद में एक HR आए, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे HR। HR का मतलब क्या हो जाता है, HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो हो जाता है। फिर से रिफ्रेश करो तो देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद एक रो आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही आप इमेज लोगे, मान लीजिए यहाँ पे हम एक इमेज लेना चाहते हैं, तो एक इमेज लेना चाहते हैं, HR के नीचे हम चाहते हैं IMG, तो IMG करके एक इमेज लेना चाहते हैं, और इमेज के लिए एड्रेस होना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास में प्रैक्टिस में एक इमेज रखी होगी, जैसे बल्ब वाली, या ये देखिए इस प्रकार से बहुत सारी इमेज रखी हुई है। तो हम सीधे ये कंप्यूटर वाली इमेज को ले जाकर कहाँ पेस्ट कर देते हैं, उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने पेज बनाया है, और इस फाइल का नाम है computer.png। ठीक है, तो याद रखना है computer.png, इसका नाम है computer.png। ठीक है, और इसको हमने करे सेव,
और सेव करने के बाद हमको क्या करना है, सेव करने के बाद यहाँ जाकर रिफ्रेश करना है। तो देखिए ये पिक्चर आ चुकी है। अब इसमें आप देखोगे IMG एम्प्टी टैग है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, परंतु इसके एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कंपलसरी वाला है, यानी कि रिक्वायर्ड है, जिसे हम SRC बोल देते हैं। SRC मतलब सोर्स, जिसके थ्रू हम पिक्चर को लाते हैं। दूसरा एक और एट्रीब्यूट आप देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा विड्थ। और विड्थ में आप दोगे, जैसे मान लीजिए आपने 150 पिक्सल्स दे दिए, 150 पिक्सल दे दिए और यहाँ जाकर रिफ्रेश करें तो देखिए ये पिक्चर जो है आपकी कैसी हो गई है, एक प्रकार से छोटी हो गई है। ऐसे ही आप और एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पिक्चर का नाम गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की जगह आपने इस प्रकार से गलत लिख दिया तो पिक्चर शो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर शो नहीं होगी तो कैसा आ रहा है, कटा फटा निशान आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पिक्चर का नाम दिखाई दे यहाँ पे कि ये पिक्चर किस चीज़ की थी। तो जो एक और एट्रीब्यूट है विड्थ के बाद, हम क्या कर सकते हैं, आल्ट ले सकते हैं। तो आल्ट क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर इमेज, मतलब जब भी इमेज डिस्प्ले ना हो किसी कारणवश तो उसके बदले में जो टेक्स्ट आता है उसे हम बोल देते हैं आल्ट टेक्स्ट। ठीक है, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर इमेज आल्ट टेक्स्ट। चलिए यहाँ इसको रिफ्रेश करें तो इसमें एक प्रकार से देखिए, ये देखिए कंप्यूटर इमेज इस प्रकार से आ रहा है। पर हम चाहते हैं कि जो आपका 2 है वो नीचे से आए, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखे, इसको BR कर दिए, ये BR कर दो और BR करके आप जो है यहाँ से ये देखिए कंप्यूटर इमेज आ गया। चाहे तो BR के बाद आप लाइन ब्रेक भी कर दो, क्या कर दो, BR के बाद एक HR भी कर दो। ठीक है, HR कर दो और HR करके देखेंगे तो देखिए यहाँ देखिए टेक्स्ट आ रहा है। और मान लीजिए कंप्यूटर इमेज दिखाई देती है, तो कंप्यूटर इमेज दिखाई देती तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा। मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट कब आएगा, जब इमेज नहीं दिखाई देगी, और जब इमेज दिखाई देगी तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं आएगा। ऐसे हाइट के साथ, बिट के साथ हाइट भी होती है। ठीक है, अलाइन भी, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या समझ में आई कि हमने यहाँ पे BR HR देख लिए। ठीक है, सिंगल टैग एम्प्टी एलिमेंट जिन्हें बोल देते हैं। उसके बाद देखिए टैग जो होते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं पेज को, एलिमेंट एक्चुअल कंटेंट स्ट्रक्चर बनाता है। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है टैग के अंतर्गत, यानी कि या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या तो इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। तो सिंपल अगर देखें तो कोई टैग है, टैग के साथ में, यानी कि हमेशा एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के साथ में होता है। ओपनिंग टैग जिसके अंतर्गत आप देखोगे एट्रीब्यूट लिखा जाता है। एट्रीब्यूट में आप देखोगे तो अलाइन है या SRC है, विड्थ है, हाइट है, या एट्रीब्यूट अलाई आल्ट है। तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। और इक्वल लगा के हम देते हैं वैल्यू। वैल्यू में हम कुछ भी दे सकते हैं भाई, SRC है तो इमेज का लिंक देंगे, विड्थ है तो पिक्सल्स देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने H1 लिए थे तो H1 में भी एट्रीब्यूट अलाइन दिए थे, अलाइन में हमने सेंटर दिए थे, फिर बीच में हमने कंटेंट लिखे थे, उसके बाद क्लोजिंग टैग लिखे थे। तो कभी भी ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट लिखा जाता है, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पे काम कराता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए स्टाइल भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। मान लीजिए हमको हेडिंग को क्या करना है, फॉर्मेट करना। जो हेडिंग 1 है ना, हेडिंग 2 को फॉर्मेट करते, तो हेडिंग 2 को फॉर्मेट करना तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। इसके अंतर्गत स्टाइल CSS का काम कर लेता है। आगे हम CSS भी देखेंगे। हालांकि CSS के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, परंतु फिर भी हमको CSS पढ़ना बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्वेश्चन आए और हमसे ना बने तो मज़ा नहीं आएगी, तो इसलिए हमको वहाँ पे चीज़ें पढ़ना है। तो स्टाइल हमने लिखे, और स्टाइल लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं भाई, हम इसका कलर चाहते हैं। तो कलर चाहते हैं, कलर हमने कर दिए क्या, इसका कलर कर दिए डार्क ब्लू। ठीक है, और डार्क ब्लू करने के बाद हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इसका कलर डार्क ब्लू हो गया। तो स्टाइल भी एक प्रकार का क्या है, आपका एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर स्टाइल के अंदर CSS उपयोग हुआ, तो ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्टाइल सीट है एक प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया। एट्रीब्यूट मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी भी टैग के अंतर्गत जो हम फीचर्स अलग से देते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हमेशा जो है टैग के अंदर लिखा जाता है, और टैग में भी कैसे लिखे जाएंगे, ओपनिंग टैग में लिखे जाएंगे। और इसकी की वैल्यू जो है पेयर फॉर्मेट में होती है। मतलब एट्रीब्यूट आता है तो एट्रीब्यूट आता है तो उसके साथ में वैल्यू भी आनी चाहिए। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट ग्लोबल होते हैं, जैसे स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आईडी हम लेते हैं, तो आईडी यूनिक आईडी डिफाइन कर लेता है। उदाहरण के लिए अगर मान लो ये H6 लिए हैं, और H6 लेने के बाद हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि आईडी, और आईडी में क्या लिख देते हैं, लास्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया लास्ट, और ये यूनिक हो गई। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। पर यदि हम लिंक देना चाहते हैं, लिंक मतलब एंकर टैग लेना चाहते हैं, और एंकर टैग हम दे देते हैं सबसे नीचे। और यहाँ पे जाके हम जो है एंकर टैग AHREF दे दिए हमने, और यहाँ पे हमने क्या दे दिए, यहाँ पे हमने दे दिए लास्ट।
ठीक है। इस प्रकार से ये आईडी हमने दे दिए लास्ट, इस प्रकार। चलिए इसको हम जो है और यहाँ लिख देते क्या, लास्ट लिख दो और यहाँ पे एंकर को क्लोज कर दो। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ जाकर देखोगे तो देखिए ये हेडिंग 6 में पहुँचा दे रहा है। फिर से नीचे चलो, ये देखिए हेडिंग 6 में। तो ये क्या है, एक प्रकार से अगर हम ऐसा लिखेंगे तो भी देखते हैं रन करा के, तो देखिए देखिए इस प्रकार से ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमको जब भी कोई आईडी लिखना होता है तो उसको इस प्रकार से हैश के साथ में लिखना होता है। रिफ्रेश करो और रिफ्रेश करके आप नीचे जाओगे, बड़ा कर लो और नीचे जाओगे तो देखिए वहाँ पहुँचा देगा, देखिए हेडिंग 6 में। तो इस प्रकार से लिंक बनाने के लिए हम जो है एक प्रकार से क्या यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन लिंक बनाना है। क्लास आप देखोगे स्टाइल के लिए होता है। देखिए आईडी भी स्टाइल के लिए होती है, सेलेक्टर बोल देते हैं इनको। तो आईडी यूनिक होती है, किसी एक के लिए काम कर लेती है। परंतु जैसे हम यहाँ दिए ना पैराग्राफ 1, तो ये आईडी हो गई पी के लिए, इसके लिए मतलब कंपलसरी। दूसरे के लिए पैराग्राफ 2 देना पड़ेगा। और क्लास आपका हो गया ग्रुप के लिए। मतलब ये सब जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट है, परंतु यहाँ कुछ अलग डिस्क्रिप्शन बोले। ये तो ग्लोबल एट्रीब्यूट है पर यूनिक के लिए हो जाता है, बोले तो एक के लिए हो जाता है। ये ग्रुप के लिए स्टाइल देने के लिए क्लास हो जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टाइल, तो इनलाइन स्टाइल सीट के लिए CSS का उपयोग जो स्टाइल के रूप में किया जाता है, अभी हमने देखे। टूल टिप अगर देना है कुछ रन टाइम पे, तो आप टाइटल के माध्यम से, जैसे मान लो ये टाइटल है और यहाँ पे हम जो है सीधे करके और किसी हेडिंग के अंतर्गत दे देते हैं। जैसे ये लास्ट हेडिंग दिख रही ना, कहाँ गई लास्ट हेडिंग, ये लास्ट हेडिंग में स्पेस दिए और यहाँ पे जाके टाइटल दे दिए टूल टिप टेक्स्ट। और टूल टिप टेक्स्ट ना देखें, हम जो है लास्ट हेडिंग देख लेते हैं इस प्रकार से। तो हम जब रिफ्रेश करेंगे और यहाँ जाके रखेंगे कर्सर, तो देखिए आपको एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है जिसे हम टूल टिप बोल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है हेडिंग दे सकते हैं। कौन सी, मतलब हेडिंग के अंतर्गत एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं हिडन। तो हिडन देंगे तो वो रन नहीं होगा, मतलब दिखेगा नहीं। देख लेते हैं, ट्राई मार्क है। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है हेडिंग 3 दे देते हैं, हेडिंग 3 दे देते हैं। और हेडिंग 3 देने के बाद हम जो है इसको दे देते हैं हिडन। ठीक है। और हिडन देने के बाद, हिडन नॉर्मली दे दिए, हिडन को हम चाहे तो ट्रू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाएं और यहाँ जाके हम ट्रू कर दें, और ट्रू करके हम जो है हिडन टेक्स्ट, हिडन हेडिंग इस प्रकार से कर देते हैं। और उसके बाद हम जो है हेडिंग 3 को क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो आपको हेडिंग दिख रही क्या, बिल्कुल नहीं दिख रही। और यहाँ पे अगर हिडन को हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स करने के बाद देखोगे तो आपको जो है इस प्रकार से क्या दिखेगा, देखिए रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है ये देखिए ये फॉल्स, इसकी स्पेलिंग गलत है, फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये हिडन को ही हम हटा देते हैं। हिडन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हिडन को हटा देंगे, देखिए यहाँ से हेडिंग दिखने लगी है। हिडन हेडिंग नहीं, ये शो हेडिंग हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे हिडन एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये सभी HTML एलिमेंट में यूज़ हो सकते हैं, जितने भी है। आईडी, क्लास, स्टाइल, टाइटल, हिडन सभी में उपयोग होंगे। पर इस एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। इसकी कोडिंग भी आप देख सकते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की बात करें तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में आपको एंकर टैग मिलेंगे। तो एंकर टैग में आप देखोगे तो HREF हमने उपयोग करे थे, जिसमें हमने लिंक दिए थे। लिंक में हम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक दे सकते हैं। साथ ही आप देखोगे तो आपको टारगेट देखने को मिलेगा। टारगेट में आप जो लिंक दे रहे हैं वो ओपन कैसे होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए टारगेट में कि ब्लैंक में, नया विंडो में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आप टारगेट दे सकते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। और कुछ डाउनलोड फाइल भी दे सकते हैं, जैसे HREF में हम फाइल का नाम देखें .pdf जो भी है, तो जैसे ही हम डाउनलोड लिखेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ठीक है। इसके बाद हम जो है इमेज एट्रीब्यूट भी देखें तो SRC इमेज के लिंक को देने के लिए या पाथ को देने के लिए। इसके बाद हम जो है आल्ट टेक्स्ट ले सकते हैं। तो आल्ट टेक्स्ट बोले तो अल्टरनेट टेक्स्ट, जो इमेज डिस्प्ले नहीं होती है उसके बदले में आल्ट टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। विड्थ और हाइट इमेज के लिए हो जाती है, जो हाइट को और विड्थ को मेंटेन करती है। कुछ इनपुट एट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में टेक्स्ट, ये फॉर्म के एलिमेंट है, फॉर्म के अंतर्गत हम देखेंगे आगे चल के। उसके बाद वैल्यू की बात करें तो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना है, उसके लिए यहाँ पे वैल्यू देखिए। इसके बाद देखिए आपको प्लेस होल्डर में आप देखोगे तो प्लेस होल्डर में हिंट टेक्स्ट आ जाता है। जैसे मान लो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए तो प्लेस होल्डर में आपने क्या दे दिए, एंटर नेम। मतलब एक प्रकार से ये बता रहा है कि इस प्लेस होल्डर में आपको नेम इनपुट करना है।
उसके बाद आप रिक्वायर्ड के अंतर्गत देखोगे तो रिक्वायर्ड में आपको देखने को मिलेगा मैंडेटरी फील्ड, यानी कि आप सीधे अगर रिक्वायर्ड कर दोगे तो वहाँ स्टार रखा जाएगा, मतलब इस इनपुट बॉक्स में आपको टेक्स्ट को इनपुट करना कंपलसरी है। फिर आईडी नेम आ जाते हैं, तो आइडेंटिफायर फॉर फॉर्म हैंडलिंग, यानी कि एक प्रकार से आईडी नेम हो जाता है। अब यहाँ कुछ बूलियन एट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो एट्रीब्यूट विद नो वैल्यू बोले तो ट्रू इफ़ प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए चेक्ड है, डिसेबल्ड है, रीड ओनली है, हिडन है। तो जैसे मान लीजिए हमने चेक बॉक्स बनाया और अगर हमने चेक्ड लिख दिए तो वो ऑलरेडी चेक होकर आएगा। इनपुट टेक्स्ट में मतलब जो टाइप टेक्स्ट है उसमें डिसेबल कर दिए तो वो टाइप नहीं होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर कुछ डेटा एट्रीब्यूट हो जाते हैं। डेटा एट्रीब्यूट बोले तो कस्टम डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए डिव है और डिव में अपन ने डेटा आईडी ले लिए 101, डेटा रोल ले लिए एडमिन, तो इस प्रकार से कस्टम एट्रीब्यूट हो जाते हैं। की पॉइंट के अंतर्गत कुछ देखें तो आपको एट्रीब्यूट ऑलवेज इनसाइड ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट जो है आपके लगेंगे, ये हमने पहले भी देख लिए। ग्लोबल एट्रीब्यूट की बात करें तो सभी टैग में आप देखोगे तो सभी टैग में ये देखने को मिल जाएंगे। आईडी, यूनिक, क्लास, ये सब ग्रुप के लिए हो जाते हैं। बूलियन एट्रीब्यूट, प्रेजेंस, मैटर्स, इस प्रकार से इमेज लिंक है, इनपुट है, इसके बाद ये सब अलग अलग हो जाते हैं। डेटा एट्रीब्यूट आपके कस्टम हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो HTML का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखें तो वेब पेज बनाने का काम कर लेता है। टैग आप देखोगे तो टैग इस प्रकार से लिखा जाता है मार्कअप में। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में रहता है और एलिमेंट इक्वल क्या हो जाता है, टैग प्लस कंटेंट, ओपनिंग टैग और प्लस क्लोजिंग टैग। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हमने देखे हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए हमने HTML में बेसिक रूप से कुछ चीज़ें कवर कर ली थी इसके पहले, और एक और चीज़ डिमांड आ रही है कि आपको जो है टॉपिक वाइज क्या चाहिए, टॉपिक वाइज आपको चाहिए एक प्रकार से क्वेश्चंस, यानी टेस्ट सीरीज चाहिए। तो उसको भी मैं आगे चल के, यानी कि टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम के किनारे, यानी कि एग्ज़ाम के पहले मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ भी आपकी आ जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, HTML के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं HTML की हेडिंग। HTML की हेडिंग की अगर बात करें तो जब भी हम मेन टाइटल देते हैं, चलिए सीधे चलते हैं हम कहाँ पे, हमारे जो टेक्स्ट एडिटर है सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ पे हम चल के क्या कर लेते हैं, हमारे पास में हमने एक पेज बनाया था HTML प्रैक्टिस के नाम से। देखिए इस प्रकार से हमने ये पेज बनाया था। तो यहाँ पे हमने जो है ये प्रैक्टिस किए थे, जिसमें हमने देखे थे जो हेडिंग है, हेडिंग हमने देखे थे, तो हेडिंग की जो वैल्यू रहती है वो मतलब हेडिंग टैग H1 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, H6 तक चलता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ और मिलेगी। तो हेडिंग तो हमने ऑलरेडी देख ली है पहले भी, तो हम यहाँ सीधे समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से। तो हेडिंग मतलब पेज के टाइटल और सब टाइटल को क्या बोल देते हैं, हेडिंग बोल देते हैं। जैसे कि हेडिंग H1 से लेकर H6 तक चलती है, और सबसे बड़ी हेडिंग को H1 बोला जाता है, सबसे छोटी हेडिंग को H6 बोला जाता है। तो आप इस प्रकार से देखें तो H1 और H1 को क्लोज करें और बीच में जो कंटेंट लिखे, ये कंप्लीट रूप से H1 का एलिमेंट हो गया। H2 का एलिमेंट आप देख सकते हैं। अब हेडिंग देना क्यों जरूरी है, तो आपको क्वेश्चन आएगा। हेडिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी में ये बहुत मदद करता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। साथ ही ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे अलग अलग देता है। इसके अलावा एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें भी आपको एट्रीब्यूट ध्यान रखना, जो हमने पहले देखे थे। आईडी होता है जो यूनिक होता है, ठीक है। इसके अलावा आईडी को हम कैसे देते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख चुके पहले भी। इसके साथ ही हमने यहाँ पे देखिए क्लास की बात करें तो क्लास में भी हम जो है किस प्रकार से, तो क्लास एक प्रकार से ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, साथ में ग्रुप के लिए होता है। आईडी भी ग्लोबल रहता है पर यूनिक के लिए होता है। उसके बाद आपको स्टाइल देखने को मिलेगी, तो स्टाइल आपकी इनलाइन CSS के लिए उपयोग की जाती है H1 के अंतर्गत। टाइटल दे सकते हैं आप टूल टिप के रूप में। हिडन से डिस्प्ले नहीं होता। साथ ही कंटेंट एडिटेबल, ये आपका नया है, तो चलिए इसका उपयोग करके देख लेते हैं। तो हम जो है ये पैराग्राफ हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इसका उपयोग हमने कर लिए हैं। सीधे हम जो है ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ये जो आपका बॉडी वाला एरिया है कंप्लीट हमने हटा दिया, हमारा जो है कंटेनर टैग बचा। हम जो है लिखते हैं क्या, H1, और H1 लिखे हम बोल देते हैं कंटेंट एडिटेबल, मतलब हम जो है इसको H1, यहाँ पे पहले हमने जो है H1 को क्या करें, H1 को हमको लिख देना है, और H1 को लिखने के बाद एक क्लोजिंग टैग आ गया, और ये कंटेंट एडिटेबल, देखिए कंटेंट एडिटेबल इक्वल क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिट मी, और इसको हम जो है रन कराते हैं। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री आ गई है, और इसमें क्या बोल रहा है, एडिट मी। इसका मतलब जो है हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं वेलकम टू SSW एजुकेशन,
ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है हेडिंग में लिख दिए। तो कंटेंट एडिटेबल अगर ट्रू कर देते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है जो क्या बोलता है कि जो टेक्स्ट है आप रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट के माध्यम से। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आईडी के अंतर्गत आप जो है एक यूनिक आईडी दे सकते हैं और इसको कॉल करा सकते हैं, यानी कि जो आपके बुक मार्क वगैरह है वो क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से आप उसके अंदर CSS अप्लाई कर सकते हैं। CSS आगे देखेंगे विस्तार से, हम कंप्लीट एक क्लास में कवर कर दूंगा मैं। टाइटल में आप टूल टिप दे सकते हैं कि भाई मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, जो भी, और बीच में कंटेंट होता है। इसके बाद आपको H2 मिलेगा, ऐसे ही H3 मिलेगा, H4 मिलेगा, H5 और H6। तो आईडी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है। JS और जावा CSS के लिए उपयोग किया जाता है। क्लास की बात करें तो ग्रुप स्टाइल के लिए मल्टीपल हेडिंग में अप्लाई किया जाता है, जो स्टाइल में हम उपयोग करेंगे। स्टाइल इनलाइन के लिए हो जाता है। टाइटल आपका हॉवर टेक्स्ट हो जाता है, यानी कि माउस लहराते हैं उसके ऊपर तब टूल टिप के रूप में दिखता है। एलिमेंट पेज पर शो नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा यूज़र कंटेंट एडिट कर सकता है, कंटेंट एडिटेबल्स है। इसके साथ ही क्वेश्चन अगर देखें तो मुख्य रूप से देखें तो हेडिंग आपकी H1 से H6 तक होती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे छोटी आपकी H6 होती है। साथ ही एट्रीब्यूट भी आपको ध्यान रखना, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट भी याद रखना है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हम आगे देखेंगे, आईडी मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत, इसमें मेन टाइटल को ऐसे हम कॉल कर सकते हैं जो हमने मेन टाइटल दिए थे एट्रीब्यूट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत MCQs भी है। तो MCQs अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आप देखते रहिए। और कोई भी प्रकार का दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्लास के बाद भी आप कमेंट में बताएं क्लास में जो है क्लास पसंद आई है, क्लास में कोई कमी है, या कैसे आपको क्लास लेकर चलना है। सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाता है HTML का पैराग्राफ। तो HTML का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं भाई? जब भी हमको कोई डिटेल लिखना तो हमको HTML के पैराग्राफ के रूप में दिखाना होता है, जो कि हमने पहले भी उपयोग करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे P टैग के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, P स्टार्टिंग टैग और P एंडिंग टैग। बीच में आपको पूरा कंटेंट लिखना हो तो वो आपको जो है P टैग के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएँ है, ये हमेशा नया लाइन से शुरू होता है, यानी कि BR टैग उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो आपका पैराग्राफ के बीच में ऑटो स्पेस हो जाता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ देखने को मिल जाता है, CSS से बदला जा सकता है। इसके अलावा बी आर टैग हमने ऑलरेडी देखे हैं, मतलब जब हम पैराग्राफ उपयोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने P उपयोग करे, तो P उपयोग करें और यहाँ पे हम जो है दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर स्पेस देकर लिख देते हैं वेलकम टू माय साइट। अगर हम इसको रन कराते हैं, मान लीजिए इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए एक ही लाइन में आ गया। पर हम चाहते हैं, देखिए वेलकम टू माय साइट के बाद मतलब इसके पहले हम लगा देते हैं क्या? बी आर टैग लगाए और रिफ्रेश करें यहाँ पे जाके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ गया। हम चाहते हैं एडिट मी के बाद में एक लाइन आए, तो जो टाइटल है, टाइटल के जस्ट बाद में हम क्या लगा देते हैं? HR लगा देते हैं। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल रो एक एम्प्टी टैग है, मतलब अनपेयर्ड टैग है, जो कि सिंगल लाइन यहाँ पे लाता है, आड़ी लाइन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका HR टैग। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग टैग का मतलब हो जाता है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हम सबसे पहले अगर B लिखते हैं और B लिखे है, मतलब B, ये तो देखिए बॉडी आ गया है, तो B लिखे हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं बोल्ड। ठीक है, ये लिख दिया हमने बोल्ड यहाँ पे। उसके बाद हम B को बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम जो है I लिखते हैं, तो I को जो है इटैलिक, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? इटैलिक कर लेते हैं, और इटैलिक को क्लोज कर दिए। ऐसे ही हम कर लेते हैं अंडरलाइन, बोले तो U, और U कर देते हैं। तो U कर देते तो क्या होता है? U करने पे अंडरलाइन होता है। तो इसका मतलब सिंपल आप समझ जाओ कि जो कैरेक्टर शुरू हो रहा है, मान लो U है, तो U से अंडरलाइन हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। और उसके बाद हम जो है इसको स्ट्राइक भी कर सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब समझते हैं, ये सब पुराने टैग है परंतु उपयोग करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्राइक, और स्ट्राइक को कर देते हैं क्लोज। उसके बाद एक टैग और होता है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मतलब एक्सेसिबल होता है या फिर फ्रेंडली होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि बोल्ड का काम कर लेता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। चलिए इसको हम जो है रिफ्रेश करते हैं,
ओपन ब्राउज़र करें तो देखिए यहाँ पे बोल्ड लिखे थे तो बोल्ड आ गया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आ जाती है। पर एक चीज़ और देखो, जैसे मान लीजिए हम अगर कोई डाटा लिखते हैं, मान लीजिए हमने सीरियल नंबर लिखे, सीरियल नंबर लिखे, स्पेस देकर हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेम लिख देते हैं, फिर स्पेस देकर हम लिख देते हैं एड्रेस, और फिर एंटर करें हमने, यहाँ पे लिखे हैं 101, यहाँ पे हम जो है जाकर क्या लिख देते हैं, जैसे हमने लिखे अजय, और यहाँ लिख देते हैं हम छिंदवाड़ा। उसके बाद फिर 102 लिखे, और यहाँ पे हम जाकर क्या लिख देते हैं, जो अजय है उसमें कर देते हैं हम विजय, और फिर यहाँ जाकर हम लिख देते हैं इसको छिंदवाड़ा। अब इसको रन करा के देखिए, इसको रन कराओगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब जो फॉर्मेटिंग थी वो गायब हो गई है। तो अगर ये फॉर्मेटिंग जैसे कि तैसे रखना है तो आपको लगाना होता है प्री टैग, और प्री टैग लगाओगे तो प्री टैग शुरू में लगा दो, और जहाँ तक आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ ले जाकर प्री को क्लोज कर दो। उसके बाद आप जाकर रिफ्रेश कर दो, तो ध्यान से देखिए जो आपका टैग था वो ऑलरेडी सही आ गया है। तो हम इसको जो थोड़ा सा टैब में डिवाइड कर देते इस प्रकार से, इसको भी, और अब देखो रिफ्रेश करके, ये देखिए अभी नेम जो है थोड़ा सा स्पेस दे दिए थे ना, इसलिए इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस, और इसको भी ठीक है स्पेस दिए थे करके वो एक आगे चला जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसी फॉर्मेटिंग रखना वैसी अगर चाहिए तो उसके लिए हम लगाते हैं प्री टैग। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मेटिंग टैग है वो समझ में आ गया है। दूसरी चीज़ है प्री टैग इसी फॉर्मेटिंग टैग में आ जाता है। पैराग्राफ के अंतर्गत हमने चीज़ें देख ली, बी आर टैग देख लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन की भी बात करें तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, निम्न में से कौन सा टैग एम्प्टी एलिमेंट है। तो वही एम्प्टी एलिमेंट कौन सा होगा, पी टैग जोड़े से आता है, प्री भी आ जाता है, एच आर आपका एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो एच आर यहाँ पे एम्प्टी टैग है क्योंकि ये सिंगल आता है ना, इसमें कंटेनर होता है कोई चीज़ का, और ना ही ये क्लोजिंग टैग के साथ में आता है। इसके साथ ही एक और देखिए यहाँ पे कौन सा टैग फिक्स्ड विड्थ यानी मोनोस्पेस फॉन्ट का उपयोग करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन करता है भाई, प्री, बोले तो जो लिखा है वही आपका डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाई दे देगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम HTML के अंतर्गत HTML की लिस्ट की। तो HTML लिस्ट क्या है भाई, HTML लिस्ट की अगर बात करें तो जब भी हमको डॉक्यूमेंट में या हमारे वेब पेज में नंबर और बिना नंबर या फिर इस प्रकार से डेफिनेशन टाइप की चीज़ें प्रदर्शित करना है तो हमको HTML में लिस्ट का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाती है, 3 प्रकार की लिस्ट। कौन कौन सी, एक तो मिल जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक मिल जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक मिल जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ सिंपल अगर देखें, ऑर्डर्ड लिस्ट को OL टैग से दर्शाया जाता है, जो नंबर्ड लिस्ट हो जाती है। UL टैग मतलब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको UL टैग से दर्शाया जाता है, जिसमें बुलेट्स लिस्ट आ जाती है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को DL टैग से दर्शाया जाता है, जिसमें टर्म भी होती है और जिसमें डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो नंबर्ड लिस्ट में अगर देखें तो लिस्ट आइटम होते हैं, और बिना नंबर वाले में भी लिस्ट आइटम होते हैं। पर यहाँ पे डेफिनेशन में आपके टर्म मिलेगा, टर्म मतलब HTML है, CSS है, PHP है, और डिस्क्रिप्शन मतलब ये वाला। ठीक है, तो चलिए इसका उपयोग करके देख लेते हैं। सीधे चलते हैं हमारे वेब पेज में, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ चल के हम जो है ये सारी चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ मैं सीधे चल कर क्या लिख देता हूँ, अभी मैं जो है S3 लिख देता हूँ। S3 में जाकर मैं लिख देता हूँ कोर्सेस, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, और प्रोग्रामिंग में हम चलते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, OL। OL का मतलब हो जाता है एक प्रकार से हम बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट को नीचे करें और यहाँ हमको ढेर सारे आइटम जोड़ना है, तो लिस्ट आइटम बोले तो LI, और LI में हम बोल देते हैं C, है ना, C लैंग्वेज बोल दिए। दूसरा हम बोल देते हैं कि भाई दूसरी जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास में कौन सी है, दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करें तो C++ है, और यहाँ इसको क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद हमने लिए LI, और यहाँ लिख देते हैं हम पाइथन। यहाँ लिख देते हैं हम क्या, मान लीजिए हमने LI लिए, और LI लेने के बाद हमने लिख दिए जो आपका जावा होता है। ठीक है, जावा लिख दिए, और उसके बाद और अगर लिखना है तो आप दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं, अभी हम 4 ही रहने देते। तो हमने क्या करे, एक हेडिंग लिए प्रोग्रामिंग के नाम से, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट लिए जिसमें हमारे कितने आइटम आ गए, 1 2 3 4, और इसमें हमने किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया है कि कैसा नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप ओपन ब्राउज़र करोगे तो यहाँ ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 2 3 4 5 आ रहा है। पर मान लीजिए अगर हमको 1 2 3 4 5 नहीं लाना है, जैसे हम इसको और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ
123456 नहीं लाना। तो जो ओ एल टैग है, ओ एल टैग के साइड में स्टार्टिंग टैग में हमको देना पड़ता है टाइप एट्रीब्यूट। क्या देना होता है? टाइप एट्रीब्यूट। और यहाँ हम दे देंगे जैसे ए दे देते हैं, तो ए दे देते हैं और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ABCD आ जाएगा। अगर हम दे देते हैं आई, तो रोमन में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अगर मान लो हम स्मॉल में दे देते हैं तो स्मॉल में आ जाएंगे। देखिए, तो आप जैसा देना चाहे वैसा दे सकते। तो क्या क्या दे सकते, ध्यान से देखिए। एक तो आप 1 2 3 4 5 ये देने की ज़रूरत नहीं, फिर आई ऐसे कैपिटल आई दे सकते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए दे सकते हैं। तो 5 यहाँ पे वैल्यू होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए दे दो और यहाँ पे ABCD आ जाएगा। अब मान लीजिए हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे उपयोग करना है, तो मैं सीधे जो है उसको अभी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और नीचे चलते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब चेंजेस क्या है दोनों में? तो हेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग तो आपको मतलब कोई भी आप बदल सकते हैं, पर OL के बदले में क्या करना पड़ेगा? UL करना पड़ेगा। और टाइप यहाँ पे अभी खाली रहने दो, मतलब कुछ भी मत रखो, बाकी चीज़ें सेम है। देखो LI आपकी सेम है, क्या चेंज हुआ? सिर्फ UL चेंज हुआ और टाइप चेंज होगा। तो अगर टाइप में कुछ भी नहीं रखते हैं तो क्या आ रहा है? बुलेट्स आ रही है। पर यदि टाइप में हम क्या रख देते हैं? सर्कल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सर्कल। और सर्कल रखने के बाद देखिए आपको क्या आ रहा है? एक गोला आ रहा है जो कि बीच में खोखला है, और इसके बदले में हम जो है स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो स्पेलिंग सही लिखना, नहीं तो काम नहीं करेगा। स्क्वायर आप सही लिखो, तो देखिए स्क्वायर सही लिखोगे, देखिए चौकोन बॉक्स आ रहा है सॉलिड में। और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो बुलेट्स आएगी। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके कितने एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट तो टाइप है, वैल्यू कितनी हो गई? 3। और इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। अगर मान लो आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना है, तो नेस्टेड लिस्ट बनाना तो इसी को, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग है, उदाहरण के लिए हम जो है इसको टाइप चेंज कर देते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग के बदले में हम कर देते हैं क्या? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। या फिर हम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कर देते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आ जाएगी भाई? कंप्यूटर के हार्डवेयर में इनपुट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका? आउटपुट, और लास्ट वाला को हम हटा देते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर में इस प्रकार की चीज़। पर इनपुट के अंदर कुछ और एलिमेंट जोड़ना है तो आपको इनपुट के नीचे एंटर करना है। और आपको कैसे एलिमेंट जोड़ना है? नंबर एलिमेंट जोड़ना है या फिर बिना नंबर वाले जोड़ना है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक नया जो है लिस्ट लेना पड़ेगा। या तो ऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, तो OL ले लो। OL आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगी। और OL नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या ले लो? UL ले लो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे UL ले ली, और UL लेने के बाद हम क्या दे देते हैं? यहाँ पे LI दे देते हैं। और LI में हम दे देते हैं कि भाई इनपुट में माउस आ जाता है, ठीक है। माउस के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कीबोर्ड आ जाता है। तो ये दो चीज़ें हमको लेना है। पर हम जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे एक इनपुट के बदले में, मतलब इसके अंडर में माउस और कीबोर्ड आ गए। तो इस प्रकार की लिस्ट को बोल देते हैं नेस्टेड लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है, उसके अंदर दूसरी लिस्ट है, तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बोले तो नेस्टेड लिस्ट। तो ये 2 प्रकार की लिस्ट हमारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की लिस्ट। तीसरे प्रकार की लिस्ट को बोला जाता है DL, बोले तो डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसके अंदर 2 चीज़ होती है, मैंने बताया ना। DT बोले तो डेटा टर्म, और दूसरा होता है DD, मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मतलब DL तो हो गया मेन टैग, इसके अंदर हमको जितने भी टर्म लेना है वो हम 2 चीज़ें लेते हैं, टर्म लिए डिस्क्रिप्शन लिए, टर्म लिए डिस्क्रिप्शन लिए। तो इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल में, और यहाँ लिख देते हैं हम कि कंप्यूटर को समझाना है। तो कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन आप लिख दो भाई, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और जो है इसके अंतर्गत जो प्रोसेस होती है वो इनपुट आउटपुट या जो भी है, तो हम ऐसा दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको लगता है। दूसरी टर्म लेना है, दूसरी टर्म लेने के लिए आपको क्या करना होता है? दूसरी टर्म लेने के लिए आपको फिर से ऐसे DT और जो आपका DD है वो लेना पड़ता है। जैसे हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर क्या है बताइए मुझे? हार्डवेयर जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने में। तीसरा टर्म लेना है क्या? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है भाई? बंडल्स ऑफ प्रोग्राम है, जो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या? बंडल्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो हेडिंग है वो अलग आना चाहिए और डिस्क्रिप्शन अलग आना चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश आप करोगे तो यहाँ देखिए आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको गैप बना देते हैं। ये जो OL है, OL के बाद यहाँ पे गैप आना चाहिए, वो साथ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम जो है इसको क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। BR टैग लगा दो DL के पहले,
और ब्रेक लगाएंगे, देखिए दूरी आ गई है। तो कंप्यूटर उसकी डेफिनेशन, हार्डवेयर उसकी डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर उसकी डेफिनेशन। तो हमने 3 प्रकार की यहाँ पे लिस्ट देखे। चलिए इसकी जो है थ्योरी फैक्ट हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमको जो है एक प्रकार से क्या देखने को मिल जाए, उसका जो फैक्ट है वो देखने को मिल जाए। तो 3 प्रकार की लिस्ट हमने देखे, और तीनों प्रकार की लिस्ट में आईडी भी दे सकते हैं हम, इसमें क्लास भी दे सकते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग है। स्टाइल भी दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, हिडन भी दे सकते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट। कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में देखें तो टाइप हमने देख लिए। टाइप में हमने क्या दिए, जैसे नंबर्ड लिस्ट है तो ए दे दिए ABCD, या स्मॉल में आई दे दिए, स्मॉल में ए दे दिए। स्टार्ट होता है कहाँ से भाई, स्टार्ट OL जो है जैसे 5 से करना है तो 5 से करना है, तो 5 के बाद 7 6 7 8 इस प्रकार आएंगे, पर कुछ भी नहीं करेंगे तो 1 से आएंगे। रिजर्व के अंतर्गत OL रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको। इसके बाद है टाइप एट्रीब्यूट। अगर देखें अनऑर्डर्ड के अंतर्गत तो आपको सर्कल है, स्क्वायर, ये देखने को मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप देखोगे तो मोस्टली ग्लोबल एट्रीब्यूट हो जाता है ये, और DT और DD इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ हमने अभी देख ली है। एग्जाम्पल के रूप में भी हम देख सकते हैं, जो हमने अभी उपयोग करे वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। लिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आ जाए तो भाई बनना चाहिए। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए ग्लोबल एट्रीब्यूट, OL जो है, ठीक है, UL है, टाइप होता है, स्टार्ट होता है, रिजर्व होता है, ये सब इसके एक प्रकार से एट्रीब्यूट है। UL देखें तो मेनली बुलेट्स यहाँ पर रहता है। स्टाइल कर सकते हैं CSS के माध्यम से। DL बोले तो मोस्टली ग्लोबल एट्रीब्यूट यहाँ देखने को मिल जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट है जो आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। ये PDF मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी 13 यूनिट की कंप्लीट कर दूँ। अभी सिर्फ जो है 7th यूनिट बोले तो वेब डिज़ाइनिंग की जो PDF है वो यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ वही कंप्लीट है। तो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगी वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो क्लासेस लाते जाऊँगा, और आप अच्छे से पढ़ते जाइए और मुझे रिस्पॉन्स देते जाइए। रिस्पॉन्स नहीं दोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे पता कैसे चलेगा चीज़ें, ठीक है। तो आप मुझे रिस्पॉन्स देते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसको देखना नहीं भूलना है। जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आ रही है एग्ज़ाम के लिए, 80-90 क्वेश्चन जितने रहते हैं और फैक्ट भी रहते हैं, तो उसको आप देखना नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाती है HTML की लिंक। तो HTML की लिंक क्या होती है, जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई वेब पेज को ओपन करें, उदाहरण के लिए हम यही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास में वेब पेज है, और हम जो है इस प्रकार से सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन ओपन कर लेते हैं। ऐसे जाओ और इसमें जाकर देखोगे तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी, देखिए यहाँ पे चल के, तो इसमें आप देखोगे तो आप कोई भी चीज़ें क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है, अगले पेज में ले जा रहा है, और अगले पेज में ले जा रहा है इसका मतलब क्या है, हाइपर लिंक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी देखिए आप इस प्रकार से लिंक, यूट्यूब की लिंक खुल गई, तो आप इससे जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको sarkarstudywaves.com में, ठीक है। आप इस वेबसाइट को जाकर देख सकते हैं, और इसकी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि कोई भी पोस्ट आती है तो आपको पता चल जाए आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल है, पूरा एजुकेशनल मटेरियल, इसमें नोट्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है वेबसाइट में। तो एंकर टैग मतलब HTML लिंक देने के लिए हमको यूज़ करना होता है एंकर टैग, और एंकर टैग को कैसे लिखते हैं, A टैग से। और इसके लिए कंपलसरी रूप से एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है href। देखिए एट्रीब्यूट ऑप्शनल भी होते हैं और एट्रीब्यूट आपके रिक्वायर्ड भी होते हैं। तो यहाँ रिक्वायर्ड वाला है href, ताकि आप लिंक दे सको। तो चलिए हम लिंक देकर देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं हम, यहाँ जो लिस्ट है, लिस्ट को मैं अभी फ़िलहाल में क्या कर देता हूँ, ये लिस्ट को मैं जो है एक प्रकार से क्या कर लेता हूँ, ऐसे हमने कॉपी करे, और कॉपी करके हमारी नोट्स में जो लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है, और लिस्ट में जाकर हम जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया था, कंप्लीट एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कंप्लीट एग्ज़ाम्पल। और जो नोट्स आपको मिलेगी उसी में ये जो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पूरा एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ चलते हैं और इसको हम कर देते हैं नॉर्मल, और यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ इसको मैं जो है थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका पूरा प्रोग्राम, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लिंक लाना चाह रहे हैं हम, तो हम चलते सीधे। और लिंक दो तरीके से लाई जाती है। इंटरनल लिंक बोले तो इसी के अंदर कोई वेब पेज को जोड़ना, और एक्सटर्नल लिंक मतलब कोई वेबसाइट या कोई भी वेब पेज को जोड़ना अदर वाला। तो हम सीधे चलते हैं और हम क्या लगाते हैं, A टैग।
ए टैग लगाया और href लगाया है, तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, डबल कोट आ गया। और हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए https, ये एक्सटर्नल लिंक हम जोड़ रहा है, और यहाँ लिख देते हैं हम www.sarkarstudywaves.com, और यहाँ लिख देते हैं SSW। एक प्रकार से हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो उस जगह ले चलेगा। तो हम सीधे इसको जाकर रन करते हैं। तो यहाँ देखिए SSW एक लिंक के फॉर्म में आ गया, ब्लू अंडरलाइन के साथ में क्लिक करेंगे तो आपको जो है वेबसाइट में लेकर चले जाएगा। मतलब जो वेबसाइट है sarkarstudywaves.com, वहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो ले जा लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है एक्सटर्नल लिंक जोड़ सकते हैं। पर मान लीजिए हमारे पास में, जैसे हम सेव एज़ करते हैं, तो हमारे पास में ऑलरेडी कोई यहाँ पे वेब पेज नहीं है। तो वेब पेज नहीं है तो हम किसी वेब पेज को जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक आध वेब पेज को जोड़ कर देखते हैं। हम सीधे चलते हैं और हम जो है एक वेब पेज लाकर पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे, जैसे ITI कोपा, उसके पहले हम जो आपका बॉक्स स्टाइल कर देते हैं या जो भी चीज़ है। चलिए यहाँ पे हम जो है ये बॉक्स स्टाइल को कहाँ जाते हैं, ITI कोपा में पेस्ट कर देते हैं। क्या नाम है, बॉक्स स्टाइल .html। कहाँ पे, HTML प्रैक्टिस के साइड में। तो हम इंटरनल लिंक जोड़ सकते हैं। कैसे, यहाँ चले और यहाँ चल के हम लिख लेते क्या, ए टैग लिख लेते, और ए के बाद href लिखे, और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉक्स स्टाइल .html, और यहाँ जो है बॉक्स कर देते। बॉक्स स्टाइल नाम का एक पेज है, वो खुलना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं और राइट क्लिक करके ओपन ब्राउज़र कर देते, तो इसमें अलग खुलेगा और इसमें अलग खुलेगा। तो देखिए यह डिप बॉर्डर और मार्जिन के साथ स्टाइल्ड है, तो मतलब ये बॉक्स स्टाइल वाला वेब पेज खुल गया है। तो इसको बोल देते हैं इंटरनल लिंक। तो लिंक आपने देखे दो प्रकार की, ऐसी इमेज लिंक भी हो सकती है। पहले तो इमेज लाना देख लेते हैं। तो इमेज हमने ऑलरेडी लाए थे, फिर भी हम देख लेते हैं IMG के साथ, SRC के साथ हम इमेज लाते हैं। और इमेज लाएंगे जैसे computer.png लाते हैं, साथ ही इसकी बिट्थ दे देते हैं हम, और बिट्थ अल्टा टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अल्टा टेक्स्ट क्यों देते हैं भाई, इमेज प्रदर्शित ना हो तब अल्टा टेक्स्ट देते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, बिट्थ इसकी 150 पिक्सल, और इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर में कोई भी किसी प्रकार का लिंक नहीं है क्या, नहीं है। तो उसके जस्ट पहले हमको क्या करना है, इमेज के ए टैग लगाना है, href लगाना है, और यहाँ लिखना है, जैसे मान लो इस इमेज को क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, इस इमेज को क्लिक करने पर कहाँ जाना चाहिए, गूगल पे जाना चाहिए। https कॉलन लगाए / उसके बाद www.google.com, और यहाँ पे लिख दो क्या, टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इमेज के रूप में लिंक दे रहा है। तो टेक्स्ट कब लिखते, जब इमेज नहीं रहती। और इस इमेज के बाद एंकर टैग को कर दो बंद। चलिए पहले आपको एंकर टैग शुरू करना है, बीच में टेक्स्ट के बदले में इमेज ला देना है, और उसके बाद आपको एंकर टैग लाना। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बस यहाँ पे हैंड का निशान आ गया। देखे, क्लिक करोगे तो गूगल खुल जाएगा, देख रहे हैं आप। तो ये है इमेज का लिंक। तो हमने दो प्रकार से, देखिए कितने प्रकार से लिंक देखे, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल, और एक इमेज लिंक। ऐसे डाउनलोड फाइल भी हम बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हमको यहाँ पे वेब डिज़ाइनर नहीं बनना है, हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना है। तो हम सीधे चलते कहाँ पे, HTML की लिंक के अंतर्गत, जिसमें एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना हो, वेबसाइट को जोड़ना हो, डाउनलोड फाइल जोड़ना हो, सब के लिए HTML लिंक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे href यहाँ एट्रीब्यूट है, और इसमें URL दिया जाता है, इंटरनल, एक्सटर्नल या जो भी आपको देना है। एंकर टैग, जिसमें आपको लिंक को मतलब डेस्टिनेशन लिंक जोड़ना होता है, www.google.com जोड़ दो, एक्सटर्नल लिंक हो गई कोई वेब पेज की। अब टारगेट एट्रीब्यूट भी होता है, जिसको आप समझ लीजिए, जब हम क्लिक करते तो उसी पेज में अगर खुल रहा है, उसी विंडो में खुल रहा है, तो ये कहलाता सेल्फ। अगर टारगेट देखे अपन ने, और अगर कर दिए ब्लैंक तो न्यू टैब में खोल देगा, और अगर पेरेंट बना दी तो पेरेंट फ्रेम में खोलेगा, टॉप बना दी तो फुल बॉडी में खोलेगा। तो इस प्रकार से ये टारगेट एट्रीब्यूट हो जाता है। टारगेट बोले तो इस प्रकार टारगेट दिए और वैल्यू आप बदलते जाओ, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट ध्यान रखना, लिंक के अंतर्गत मिल जाता है एंकर टैग में। माउस ओवर करने पर टूल टिप दिखाता है, ये हमने पहले भी देख लिए, ठीक है। इसके अलावा ID यूनिकली पहचानने के लिए हो जाती है लिंक को। क्लास आपका मल्टीपल ग्रुप के लिए हो जाता है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है। स्टाइल CSS अप्लाई करने के लिए हो जाती है। इसके अलावा REL, ये लिंक और करंट पेज का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए REL दिए तो नो ओपनर, इस प्रकार से हमने रिलेशन दे दिए। ऐसी HTML लिंक के कुछ टाइप है, तो वो हमने ऑलरेडी देखे। एक्सटर्नल मतलब अलग वेब पेज देना, इंटरनल मतलब कोई वेब पेज देना अपने फाइल में जो सेव है या कोई फोल्डर में सेव है उसको। ईमेल लिंक भी आप दे सकते हैं, जैसे मेल टू लिखो और आप ईमेल आईडी लिख दो, मतलब इस ईमेल आईडी को ओपन कर देगा तुरंत और सेंड कर देगा मेल, मतलब हम कर सकते हैं, सेंड ऑटोमेटिक नहीं करेगा।
उसके बाद आप देखोगे फ़ोन की लिंक भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको TEL लिखना पड़ेगा और कॉलन, और फिर मोबाइल नंबर लिख दो, सीधे कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बुकमार्क देना हो तो हमने पहले भी देखे थे, जो भी हमने सेक्शन बनाया है उसका नाम यहाँ आएगा और साथ में क्या आएगा, आपका हैश का निशान आएगा। तो यूनिकली आईडी जो देते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ पे बुकमार्क बना सकते हैं उस सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। जैसे हमने आईडी दी है सेक्शन 1, तो इसमें अगर जाना तो हम क्या बनाएंगे, इस प्रकार से हम जो है एंकर टैग लिखेंगे। तो कंप्लीट एग्जांपल हमने यहाँ पहले भी देख ली हैं लिंक बनाकर। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो एंकर टैग आपको याद रखना है लिंक बनाने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट HREF होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी ऑप्शनल होते हैं टारगेट, टाइटल, आईडी, बुकमार्क, लिंक, ईमेल लिंक और फ़ोन लिंक, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इमेज की। तो इमेज हमने ऑलरेडी लाकर देख लिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो HTML में इमेज दिखाने के लिए हम IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और IMG एक एम्प्टी टैग है, क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि इसके बाहर कंटेनर नहीं होता, सब चीज़ें अंदर ही रहती है एट्रीब्यूट के फॉर्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट SRC होता है। SRC मतलब सोर्स, कि आप कौन सी इमेज लाना चाह रहे हो। तो उस इमेज को आप जो है एक प्रकार से रिलेटिव फॉर्म में भी ला सकते हैं, जहाँ पे फाइल सेव है वहाँ रखकर, और एक ला सकते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ एब्सोल्यूट में कोई पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ नाम दिया जाता है। तो IMG टैग के लिए इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट SRC होता है, जो कि इसके पाथ को या URL को बताता है इमेज के। जैसे फ्लावर लाना है तो ये SRC के माध्यम से लिखा गया। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है कि भाई जब इमेज डिस्प्ले ना हो, किसी कारण बस लोड नहीं होती है, तो उस समय आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आल्ट जरूरी होता है। तो ये जो फ्लावर की इमेज है, इसके बदले में ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पे दिखाई देगा अगर इमेज नहीं डिस्प्ले होती है तब। उसके बाद विड्थ और हाइट की बात करें तो इमेज का साइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इमेज का साइज़ अगर देखें तो यहाँ पे इमेज साइज़ सेट करते हैं, पिक्सल्स में, परसेंटेज में हो सकता है। तो विड्थ और हाइट में हम सेट कर सकते हैं। टाइटल जैसे कि पहले देखे थे, माउस हावर दिखाता है, टूल टिप। SRC भी देख लिए, ठीक है। आईडी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और क्लास की बात करें तो ये सेम CSS देने के लिए हो जाता है, मल्टीपल के लिए। उसके बाद स्टाइल, ये भी CSS हो जाता है इनलाइन के लिए। फिर इमेज का पाथ एक प्रकार से रिलेटिव होता है, जिसमें कंप्लीट यहाँ देखिए हमने वेब पेज के अंतर्गत ही दे दिए हैं। और एक हो जाता है एब्सोल्यूट, जो किसी लोकेशन, अन्य लोकेशन का पूरा पाथ देता है, ठीक है। ये जहाँ वेब पेज सेव है उसको हमने दे दिए, और ये जो है कंप्लीट कहीं से भी इमेज लाकर देने वाला पाथ होता है, फुल पाथ। इसको बोल देते हैं एक प्रकार से एब्सोल्यूट। इसको वेब जो है अवॉइड किया जाता है, वेब में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये पाथ मतलब एक प्रकार से लोकेशन चेंज है तो गलत हो जाता है, पर ये फोल्डर में से ही निकालता है। तो ये फोल्डर और सेम फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है। इमेज का URL भी दे सकते हैं, कहीं इमेज कॉपी करके लाएं तो कंप्लीट URL कॉपी कर सकते हैं हम। पर ये भी देना उचित नहीं है, क्योंकि किसी की वेबसाइट या लोकेशन चेंज हो गई तो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो आप देखिए आल्ट हो गया, एट्रीब्यूट आपको देख सकते हैं, विड्थ है, हाइट है, टाइटल है, क्लास है, स्टाइल है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट है तो आप देख भी सकते हैं। IMG एक एम्प्टी या सेल्फ क्लोजिंग टैग है। SRC इमेज दिखाने के लिए लोकेशन है। आल्ट हो गया, विड्थ हाइट हो गया, टाइटल हो गया, और रिलेटिव पाथ आपका जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एब्सोल्यूट वाला यहाँ प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। इमेज अगर नहीं दिखती है तो आल्ट टेक्स्ट दिखता है, ये भी हमने देख ली है। चलिए अब बात कर लेते हैं HTML के टेबल की। तो टेबल क्या है? रो और कॉलम का मिश्रण है, जो आपके वेब पेज में टेबल डिस्प्ले करने का काम करता है। इसके लिए टेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और टैग है, जैसे TR टैग रो बनाने के लिए, TH टेबल हेडिंग के लिए, बोल्ड करने के लिए, सेंटर करने के लिए, TD आपका डाटा लिखने के लिए। ऐसे टेबल में कैप्शन देना है तो आपको टेबल में कैप्शन लिखना पड़ता है। हेडर सेक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको TH हेड लेना पड़ता है, T हेड, T बॉडी और T फुट, इस प्रकार की चीज़ें हमको लेना होता है। तो चलिए हम जो इसको उपयोग करके देखते हैं। हम यहाँ चलते हैं और ये पूरी चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ हम बनाते हैं एक टेबल, और हम जो है सीधे टेबल ही लिख देते हैं। टेबल लिखे और टेबल को हमने एंटर कर दिए। सबसे पहला चीज़ क्या लिख सकते हैं? कैप्शन लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कैप्शन के फॉर्म में क्या, स्टूडेंट, एक प्रकार से इसको छोटा कर दो यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैप्शन में आ गया। दूसरी चीज़ हम जब TR लेना चाह रहे हैं, और TR में हम T हेड भी ले सकते हैं। T हेड के अंदर जैसे मान लीजिए हम लेकर भी देख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं T हेड, और T हेड लेने के बाद हम जो है इसको एक प्रकार से क्या ले लेते हैं, यहाँ TR ले लेते हैं, एक TR ले लेते हैं। और TR लेने के बाद इसमें हमने दे दिया क्या, एक TD,
मतलब हम जो है एक टीडी नहीं 3 टीडी देंगे, और 3 टीडी ना देकर हम 3 टीएस देंगे, क्योंकि टेबल की हेडिंग ले रहे हैं। अलग अलग कर देता हूँ इनको मैं, जैसे टीआर लिए और टीआर लिए तो हम जो है इसको इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ टीआर को नीचे कर दो, और टीआर में हम दे देते हैं टीएच। टीएच क्यों? क्योंकि टीएच हम जो है हेडिंग लेना चाह रहे हैं, तो हम ले लेते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिए और उसके बाद फिर एक टीएच लिए यहाँ से, और यहाँ ले लेते हैं हम क्या, नेम। यहाँ ले लेते हैं हम क्या, एक प्रकार से फिर टीएच लिए, इस प्रकार से टीएच लिए, और टीएच लेने के बाद हम जो है फिर से ले लेते हैं यहाँ पे कोर्स। ठीक है, और कोर्स लेने के बाद हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, इतना लिए, और यहाँ जो लास्ट में टीएच है, ये देखिए टेबल हेड यहाँ पे क्लोज हो गया। अब टेबल हेड के बाद हम जो है इसको क्या करेंगे, नीचे हम जो है टी बॉडी लेंगे। क्या लेंगे? टी बॉडी, बोले तो टेबल की बॉडी, टी बॉडी। ठीक है, तो ऐसे हम सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं। हालांकि अगर ये टी बॉडी और टी एच बी ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मेट करना होगा, पर यहाँ पे आपको सेपरेट दिखाई देगा। तो टी आर में आप क्या लेंगे, टी डी लेंगे, और टी डी में क्या आएगा, टी डी में आपका देखें तो आपको टी डी में देखने को मिल जाएगा, जैसे सीरियल नंबर 101 ले लिए, उसका टी डी को क्लोज कर दिए, फिर दूसरी टी डी लिए, और दूसरी टी डी लेने के बाद आपने ले लिए, जैसे यहाँ व्यक्ति का नाम अजय हो गया। फिर तीसरा टी डी लिए, जैसे हमने यहाँ तीसरा टीडी लिया, और तीसरा टीडी में हमने कोर्स दिए थे तो कोर्स में डाल दिए बीसीए। ठीक है, इतना लिए, और उसके बाद हम जो है टी फुटर भी ले सकते हैं। टी जो फुटर है वो रिफ्रेश करो, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है, पर आप इसको देखो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर के लिए आपको टेबल का एट्रीब्यूट ध्यान में रखना होगा। तो इसका एट्रीब्यूट हो जाता है बॉर्डर, और बॉर्डर में जाकर हम दे देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल या जो भी हमको देना है। रिफ्रेश करो तो देखिए यहाँ बॉर्डर आ गई, जिसमें जो आपका हेडर पार्ट है वो अलग दिख रहा है और बॉडी पार्ट अलग दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। चलिए हम जो है इसमें, जैसे मान लीजिए एक और हम जो है टी आर लेते हैं, ये वाला टी आर को हम अभी पेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल में ऐसे करके, और ये टी आर को हम जो है इस प्रकार से, ये देखिए दूसरा टी आर आ गया, और इसमें हम जो क्या कर देते हैं, सीरियल नंबर 102 कर देते हैं, अजय की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं, विजय कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम बीसीए ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 हो गए, पर हम चाहते हैं एक हेडिंग ऊपर जोड़ें, तो उसके लिए कॉल स्पैन हो जाता है। पहले हम सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग देख लेते हैं। तो टेबल की जो एट्रीब्यूट होती है वो आपकी सेल पेडिंग हो जाती है। सेल पेडिंग मतलब अंदर से स्पेसिंग ज़्यादा देकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 पिक्सल लिए और रिफ्रेश करके देखो तो अंदर से स्पेसिंग बढ़ गई है। और अगर हम कर लेते हैं इसकी सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग दोगे 5 पिक्सल, तो आप देखिए बाहर से स्पेसिंग होगी, एक सेल की दूसरे सेल से दूरी, तो ये हो जाती है। इसके अलावा जो कैप्शन हमने दिए बाहर दिए हैं, पर हम चाहते हैं टेबल की हेडिंग में ही हम कैप्शन दें, तो हम जो है इसके अंदर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो टी आर है टेबल हेडिंग, तो टेबल हेडिंग के ऊपर ही हम जो है टी ए हेड में क्या दे देते हैं, एक टी आर दे देते हैं, और एक टी आर देकर हम क्या कर देते हैं, एक टी आर देकर हम इसमें जो है टी एच ले लेते हैं, और टी एच में हम जो है क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे बीसीए स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार आ रहा है, पर ये तो पूरे माना चाहिए ना, तो पूरे माना चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेन करना पड़ेगा। मतलब ये जो टेबल हेड है वो कॉलम स्पेन करेगा, कॉल स्पेन कितने को, 3 को करेगा, तो 3 आप दे दो और रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करोगे देखिए 3 को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे भी अजय और विजय का कोर्स एक ही है, तो ये रो स्पेन होगा। कहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा बीसीए, तो दूसरा बीसीए नहीं आना चाहिए, पहला बीसीए आना चाहिए। तो पहला बीसीए के अंदर जाकर क्या कर दो, रो स्पेन कर दो। रो स्पेन कितनी कर दो, 2 कर दो, और यहाँ पे जो बीसीए है इसको हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो वो आगे पहुँच जाएगा। रिफ्रेश करो तो देखिए ये दोनों में होगा। तो इस प्रकार हमने जो है टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देखें। चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। टैग तो हमने देख लिए सभी, तो यहाँ देखिए आपको बॉर्डर ला सकते हैं आप एट्रीब्यूट के फॉर्म में। उसके बाद देखिए बॉर्डर एट्रीब्यूट, जिसमें उसके जो बॉर्डर है वो दे सकते हैं। अंदर से स्पेसिंग देना है तो पेडिंग देते हैं, बाहर से स्पेसिंग देना है तो स्पेसिंग देते हैं, मतलब सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पेडिंग अंदर से स्पेसिंग, और बाहर से स्पेसिंग के लिए सेल स्पेसिंग। इसके बाद बिट्स दे सकते हैं टेबल की अपने हिसाब से, पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं एट्रीब्यूट के फॉर्म में, बोले तो सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, या जो भी, जस्टिफाई तो नहीं होगा, लेफ्ट, सेंटर और राइट होगा। रो स्पैन, कॉल स्पैन हमने देख लिए। रो स्पैन बोले तो कॉलम को वर्टिकली काट देता है, और कॉल स्पैन बोले तो हॉरिजॉन्टली काट देता है। ठीक है,
कितने में काटना है वो आपको नंबर देना होता है। ठीक, इसके अलावा बाकी चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे टेबल से रिलेटेड। टेबल में हमने सेक्शन, टेबल सेक्शन की बात करें तो टेबल सेक्शन, जो टेबल हेड है वो हमने बनाकर देख लिए, टेबल बॉडी है वो भी बनाकर देख लिए। टेबल का फुटर भी आप बना सकते हैं टी फुट के नाम से, जो टोटल है उसको तो अलग दर्शाएगा। ठीक है, तो अलग अलग हम देख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टी आर है, रो है, टी डी है, डेटा मतलब जो टी डी एक प्रकार से टी आर मतलब रो और टी डी मतलब डेटा और टी एच मतलब हेडिंग। तो यह ध्यान रखना है। बाकी एट्रीब्यूट भी आप ध्यान रख सकते हैं। रो स्पेन कॉल स्पेन से सेल मर्ज हो जाते हैं। कैप्शन से टेबल का टाइटल दिख जाता है। और बाकी स्ट्रक्चर बनाना तो टी एच, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने जो है HTML से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखें। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं HTML फॉर्म। और HTML फॉर्म क्या होता है? HTML फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। जब भी यूज़र से कोई जानकारी इनपुट कराई जाती है तो इनपुट कराने के लिए हम जो यहाँ पे एक विंडो उपलब्ध कराते हैं उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। इस सब का कलेक्शन को बोल देते हैं फॉर्म। और ये फॉर्म बनता है HTML के माध्यम से। तो डेटा मतलब यूज़र से अगर डेटा इनपुट लेना है तो इसके लिए लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, इन सब का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, ये देखिए आपको लेबल मिल जाते हैं। लेबल तो आप बिना कुछ टैग लगाए भी लिख सकते हो, लेबल टैग से भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, ये 3 टेक्स्ट बॉक्स है। ये आपका सेलेक्ट बॉक्स है, बोले तो कॉम्बो बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे लॉगिन, रीसेट, ये सारी बटन मिल जाएगी। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्म ओपनिंग और फॉर्म क्लोजिंग मिल जाएगा। मतलब फॉर्म ओपनिंग बोले तो जहाँ से फॉर्म जो है हम काम करना शुरू करेंगे और जहाँ से फॉर्म हम क्लोज कर देंगे। कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखिए इसकी कुछ मेथड होती है, मेथड या एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें तो आपको देखने को मिल जाती है एक्शन। बोले तो डेटा को भेजने के लिए जो एड्रेस होता है, मतलब जो डेटा हम लिख रहे हैं वो डेटा कहाँ भेजा जाएगा, इसके लिए जो एक्शन है उसमें एड्रेस लिखा जाता है। मतलब कौन से फॉर्म में भेज रहा है, PHP में भेज रहा है या जो भी चीज़ें। उसके बाद मेथड की बात करें, डेटा भेजने का तरीका क्या है, गेट है या पोस्ट है। ये 2 प्रकार की यहाँ पे मेथड होती है। फिर नेम, फॉर्म का नाम होता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए फॉर्म लिखा जाता है। फॉर्म टैग आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये सिक्योर डेटा के लिए पोस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सबसे पहला जो कंट्रोल है वो हम देख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले हम जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बेसिक चीज़ें और बता दूंगा जो काम आने वाली है। तो हम एक नया फॉर्म ले लेते हैं, मतलब नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ एस कर लेते हैं और इसमें हम जो है HTML या फिर सीधे लिख देते हैं form.html। और यहाँ पे हम जो है कोडिंग ले आते हैं, जो हमारी बेसिक कोडिंग है जिसे हम कंटेनर टैग के नाम से भी जान लेते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं हम क्या है, HTML फॉर्म या फिर हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हमने बॉडी में गए और यहाँ पे हमने लिखे H3 और H3 में लिख दिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम जो है सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, फॉर्म टैग शुरू करते हैं। और फॉर्म टैग में हम वैसे ले लेते हैं, नेम एम देने की ज़रूरत नहीं है, अभी पोस्ट मेथड या एक्शन कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले हम देखें तो हमको बनाना क्या है भाई, हमको अगर नेम लेना है तो नेम बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, इनपुट टाइप। क्या लेना पड़ता है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप जो है मतलब इनपुट एक टैग है और टाइप उसका एट्रीब्यूट है। और टाइप में हम क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट। और हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ID सब ले सकते हैं हम, तो उनको हम बाद में देख लेंगे, अभी हम सिंपल बनाकर देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे यूज़र मतलब एक प्रकार से हम यूज़र नेम ले लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम ले लेते हैं। यूज़र नेम भी हम कैसे लेते हैं, इनपुट टाइप से। ठीक है, इनपुट और टाइप यहाँ पे आ गया। आप नेम लेना चाहे तो नेम ले सकते हैं, जैसे हम ये ले लिए टेक्स्ट। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट ले लिए और यहाँ पे भी टेक्स्ट ले लिए, यहाँ पे भी आप चाहे तो नेम ले लो। ठीक है, नेम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या हो गया, एस नेम हो गया, मतलब एक यूनिक नेम हो गया एक प्रकार से। और जो यू नेम हो गया, यूज़र नेम। उसके बाद नेक्स्ट हम लेना चाहते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए फिर से आप क्या ले लो, एक लेबल ले लो और इनपुट टाइप में आप दे दो क्या, इनपुट टाइप में आप जो है पासवर्ड दोगे, तब आप कहीं जाकर यहाँ पे स्टार लेकर आ जाएगा। तो पी वर्ड आप देख सकते हैं, यानी कि पी वर्ड शॉर्ट में नाम दे दिए। और क्या लेंगे, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो क्या ली जाती है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हम अब लेंगे क्या, ये तो सब टेक्स्ट बॉक्स हो गया है और बाकी चीज़ें आप लेकर देख लेना।
फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे जो आपका क्वालिफ़िकेशन या फिर आप देखोगे जो भी चीज़ें सिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको अलग कर देते हैं और अलग करके हम यहाँ फिर से क्या ले लेते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। या फिर एक और टैग होता है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। क्या होता है? टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के सामने भी तो हमको लिखना पड़ेगा कि भाई एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं और टेक्स्ट एरिया में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है दो एट्रीब्यूट रहते हैं। एक रहता है रोज़। रोज़ में हम ले लेते हैं कि भाई रो कितनी रहना चाहिए, रो रहना चाहिए 5। और कॉल्स जो रहते हैं, कॉल्स कितने रहते हैं, कॉल्स रहने चाहिए 10। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी कर सकते हैं। कर सकते कि करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लेते हैं क्या, सिटी। और सिटी लेने के लिए हम जो है क्या ले लेते हैं, सेलेक्ट। क्या लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर हम जो है आइटम लेते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में लेते थे ऑप्शन। ऑप्शन ग्रुप भी ले सकते हैं। ऑप्शन ग्रुप लेने के लिए आगे हम देखेंगे उस प्रकार की कोडिंग। तो ऑप्शन में हम क्या ले लेते हैं, ऑप्शन में हम ले लेते हैं जैसे छिंदवाड़ा ले लेते हैं। और ढेर सारे ऑप्शन हम ले लेते हैं, जैसे छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा हमने कॉपी कर लिया और इसके बदले में हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें हमने भोपाल कर लिए, यहाँ हम कर लेते हैं जबलपुर और यहाँ कर लेते हैं हम इंदौर। ठीक है, ये हमने कर दिए, 4 सिटी ले लिए। सेलेक्ट के बाद वापस चले और इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, जेंडर। जेंडर ले लेते हैं। जेंडर में दो चीज़ आ जाती है, एक तो आ जाता है मेल। ठीक है, मेल बाद में आता है, तो पहले इनपुट टाइप ले लो, इनपुट टाइप। और यहाँ ले लेते हैं हम रेडियो। और इनपुट टाइप में क्या आ जाएगा, रेडियो। और नेम में क्या आ जाएगा, नेम में आपको एक जैसा देना है। ठीक है, नेम में एक जैसा देना बोले तो यहाँ पे जेंडर ही देना है और यहाँ लिख देना है मेल। और इसी को हम सीधे कर लेते हैं कॉपी। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम आएगा यहाँ पे सारी चीज़ें और सीधे क्या चेंज हो जाएगा, फीमेल। उसके बाद ये वापस चले हम, अब ले लेते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है क्वालिफ़िकेशन लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या लेंगे, इनपुट टाइप। और इनपुट टाइप में हम ले लेते हैं चेक बॉक्स। क्या ले लेते हैं, एक प्रकार से हम यहाँ पे चेक बॉक्स लिख देते हैं। और नेम में आप लिख दो क्या भाई, ये जो चेक बॉक्स है वो 10th के लिए है, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम 10th। और इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, कितने बार, इस प्रकार से 3 बार। और ये 10th के बदले में क्या कर देते हैं, यहाँ 10th के बदले में हम कर देते हैं 12th। और ये 12th के बदले में इसके बदले में हम कर देते हैं ग्रेजुएशन। और अंदर भी तो बदलना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको कर देना है ग्रेजुएशन। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे भी आपको कर देना है 12th। तो इस प्रकार से हमारा चेक बॉक्स बन गए। अब बात आती है किसकी, बटन की। तो बटन बनाने के लिए हम फिर से क्या लेंगे, बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप में हम ले लेंगे क्या, जैसे हम सीधे लिख देते हैं सबमिट। हम क्या ले देते हैं, सबमिट। और नेम में हम जो है यहाँ पे इसका नाम भी हम दे देते हैं सबमिट। और दूसरी बटन हम बना लेते हैं कौन सी, रीसेट। और यहाँ चलते हैं इनपुट टाइप और यहाँ हम कर देते हैं रीसेट। रीसेट कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने रीसेट बना लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा जो है एक कोडिंग हो चुकी है फॉर्म की, बेसिक। और इसको सिंपल हम रन कराते हैं, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म बन तो गया है, पर दिक्कत ये हुई है कि ये फॉर्म आपका जो है अव्यवस्थित है। देखिए इस प्रकार से कोई फॉर्म थोड़ी बनता है। ये फॉर्म जो है देखिए काम सब कर रहा है। देखिए यहाँ पे चेक भी हो रहा है, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये भी चेक बॉक्स हो रहा है। तो इन सब के बाद हमको या तो BR टैग लगाना पड़ेगा या तो हमको टेबल में इसको रखना पड़ेगा। तो टेबल के साथ फॉर्म बना सकते हैं कायदे से, क्योंकि एक सेल में हम ये रखेंगे, एक सेल में हम कोडिंग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा टेबल बन जाएगा। पर हम सबके बाद में BR लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी की डेट में। ये BR लगाए और सबके बाद ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, जितने भी हमने लिए हैं सबके बाद हम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी जाकर हम पेस्ट कर दें, जेंडर के बाद पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम जो है इनके बाद भी हम पेस्ट कर सकते हैं या फिर इनको लाइन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये चेक बॉक्स यहाँ पे इसके बाद हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये जो है ये इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स के बाद और उसके बाद हम जो है इसके बाद पेस्ट कर दो। चलिए अब रन करके देखिए। रन करके देखेंगे तो देखिए अब ठीक ठाक लग रहा थोड़ा सा, पर अभी भी जो है जैसे अलाइनमेंट वाइज होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं कि भाई यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है अजय कुमार यूज़र नेम दे देते हैं। पासवर्ड दोगे तो देखिए पासवर्ड आपका इस प्रकार आएगा, क्योंकि हमने इनपुट टाइप में पासवर्ड दिए। यहाँ पे आप जो है मल्टीपल लाइन में कर सकते हैं एड्रेस। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल जो भी करना है वो इस प्रकार। देखिए कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है रेडियो बटन में, और चेक बॉक्स में आपका मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आप सबमिट करोगे तो सबमिट करोगे डेटा सबमिट हो जाएगा। सही मायने में नहीं हुआ है पर हो गया है। चलिए इसमें चलते हैं हम फॉर्म में।
और फॉर्म में चल के हम जो है पढ़ लेते हैं जो चीज़ें हैं हमने उपयोग करें हम। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है एक प्रकार से यूज़र है, डेटा, टेक्स्ट, नाम, सिटी का नाम है, आईडी है, इन सब के लिए हमको यूज़ करना होता है टेक्स्ट बॉक्स। और इसके लिए यूज़ किया जाता है इनपुट के साथ में टाइप किया हो जाता है टेक्स्ट। तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये देखिए टेक्स्ट जो है एक प्रकार से एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट इसका वैल्यू है। नेम उसकी पहचान है जो हमने लिए हैं। वैल्यू भी ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू लेना है तो वो ले सकते हैं। प्लेस होल्डर लेना है हिंट करने के लिए तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्स लेंथ कितनी रखना है, कितने कैरेक्टर टाइप करना, वो हम ले सकते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए प्लेस होल्डर मैक्स लेंथ अगर लेना है तो मैक्स लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद रेडियो बटन हमने लिए किसके लिए? रेडियो बटन जो होती है मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को चुनने के लिए। तो यहाँ पे ये रेडियो बटन है, देखिए जैसे ऑप्शन है 1 2 3, तो इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। और अगर चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स में आप देखोगे मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो रेडियो के लिए टाइप में जाकर रेडियो लेना पड़ता है और चेक बॉक्स के लिए क्या लेना पड़ता है? चेक बॉक्स। तो वो हमने देखे अभी। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट जैसे टाइप हमने लिए थे, नेम भी ले सकते हैं, वैल्यू सेलेक्टेड वैल्यू लेना है, चेक्ड ये ऑटोमेटिक चेक्ड आता है। तो ये सब एट्रीब्यूट है। इसके बाद चेक बॉक्स के लिए हमने क्या लिए हैं? टाइप में जाकर चेक बॉक्स लिए और चेक बॉक्स चौकोन बॉक्स होता है जो कि मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी दे देता है। इसके बाद आप देखोगे चेक बॉक्स के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, तो इसमें भी टाइप होता है। ये यूनिवर्सल रूप से उपयोग हो रहा है टाइप। नेम भी यूनिवर्सल रूप से, वैल्यू आप देख सकते हैं सेलेक्टेड वैल्यू, और चेक्ड में भी आप इसमें बता सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड। चलिए, तो हो गई चेक बॉक्स की बात। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स वर्सेस रेडियो बटन और वर्सेस चेक बॉक्स की बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के लिए होता है, रेडियो बटन सिंगल चॉइस के लिए होता है, चेक बॉक्स आपके मल्टीपल चॉइस के लिए होता है। और सभी में जो टैग है वो इनपुट टाइप ही लगता है। ठीक है, इनपुट और टाइप। और इसके लिए जो वैल्यू है वो देना पड़ता है टेक्स्ट, इसमें आपको रेडियो और इसमें आपको चेक बॉक्स देना होता है। तो ये फुल कंपैरिजन आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, तो आप इस नोट्स को एक बार पढ़ लेना, एक बार 2 बार पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये जैसे ही कंप्लीट यूनिट 7 आएगी उसमें आपको उसके नीचे आपको नोट्स मिल जाएगी यूनिट 7 की, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बटन के लिए एक प्रकार से एक्शन परफॉर्म करना है तो बटन लेना पड़ता है। इसमें 3 प्रकार की बटन आ जाती है। एक तो नॉर्मल बटन होती है और 2 हमने देखे हैं सबमिट और रीसेट। नॉर्मल बटन कैसे ली जाएगी? नॉर्मल बटन से या इनपुट टाइप से ले सकते हैं। तो HTML में बटन बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो हो जाता है बटन के माध्यम से, मतलब बटन टैग लगाओ और क्लिक मी लिख दो तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगी। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट जो तरीका है उसमें 3 प्रकार की बटन होती है। इनपुट टाइप करके बटन ले लो जिसमें वैल्यू आप देख सकते हैं क्लिक मी। फिर इनपुट टाइप करके सबमिट ले लो तो सबमिट बटन बन जाएगी जिसमें वैल्यू आप सबमिट ले सकते हैं। फिर इनपुट टाइप करके रीसेट ले लो जिसमें वैल्यू आप रीसेट दे सकते हैं, जो कि हमने बनाकर देखे अभी। तो बटन बनाने के 2 तरीके, एक तो बटन टैग के माध्यम से और एक इनपुट टाइप के माध्यम से, दोनों आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बटन एट्रीब्यूट है। जैसे टाइप हमने देख लिए, नेम भी देख लिए, इसके बाद हमने वैल्यू भी देख लिए। डिसेबल भी यहाँ देख सकते हैं, डिसेबल बोले बटन का डिसेबल कर देता है, मतलब क्लिक करने नहीं देता। ऑन क्लिक मतलब ये इवेंट है जो कि हम ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे आगे चल के, ऑन क्लिक करके उपयोग कर सकते हैं बटन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है आपका फंक्शन को कॉल करने का काम कर लेता है। जो जावा स्क्रिप्ट में हमने फंक्शन बनाया उसको कॉल करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट लिया जाता है। और बहुत सारे इवेंट होते हैं इसके अंतर्गत। तो फॉर्म देखें तो फॉर्म में हम देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए थे, BR कर दिए। फिर इनपुट टाइप बटन लिए, इनपुट टाइप रीसेट लिए, ठीक है, क्लियर कर दिए। स्टाइल, बटन के स्टाइल देना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया जाता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट एक प्रकार की इनलाइन स्टाइल है जो कि हम आगे स्टाइल में देखने वाले हैं। इसके बाद डिफरेंस जो है एक प्रकार से जो बटन है और इनपुट टाइप में, तो दोनों में आप अंतर देख लेना कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट प्लस HTML होता है जिसमें बटन है, और इसमें ओनली टेक्स्ट होता है। रिक्वायर्ड होती है बटन, ये मतलब क्लोजिंग टैग इसमें ज़रूरी हो जाता है, और इसमें जो इनपुट टाइप है इसमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। फ्लेक्सिबल की बात करें तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये वाली बटन, और ये कम फ्लेक्सिबल है इनपुट टाइप वाली। चलिए आगे देखें तो आपको देखने मिल जाएगा ये सब क्लोजिंग बोले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने पढ़े हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ड्रॉप डाउन की। तो ड्रॉप डाउन बोले तो मल्टीपल ऑप्शन जिसमें रहते हैं और किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स भी रहता है और लिस्ट भी रहती है। तो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स बोल देते हैं। तो इसको हम बनाते हैं सेलेक्ट से, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन लेते हैं ऑप्शन से। और अगर ऑप्शन ग्रुप बनाना है तो ऑप्शन ग्रुप OPT ग्रुप से हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आप देख भी सकते हैं जैसे सेलेक्ट नेम है और यहाँ पे हमने कोर्स लिए हैं,
तो यहाँ देखिए ऑप्शन ग्रुप बना दिए और लेबल में नाम क्या दे दिए, कंप्यूटर ट्रेड्स, जिसमें हमने कोपा दे दी, आईटीआई दे दी, और दूसरा ऑप्शन ग्रुप को क्लोज कर दिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ग्रुप बना है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड बना दिए, उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दे दिए, फिर ऑप्शन ग्रुप क्लोज। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट हुआ है कॉम्बो बॉक्स और सेलेक्ट लास्ट में क्लोज हुआ है, उसी के बीच में हमने ऑप्शन ग्रुप बनाया है। तो कैसे आ रहा है, जब भी हम कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखोगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कोपा के अंतर्गत, मतलब जो आपने नाम दिए हैं, देखिए कोर्स जो है यहाँ पे देखिए कोपा सेलेक्ट किए, तो इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ट्रेड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कैसे, ये देखिए ऑप्शन ग्रुप हमने दिए कंप्यूटर ट्रेड और उसके अंदर लिए दो ऑप्शन, और ऐसे ही एक और क्या लिए हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, जो कि सेकंड ऑप्शन ग्रुप है, उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मिलेगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन ग्रुप भी बना सकते हैं ओपीटी के माध्यम से, ठीक है, ओपीटी ग्रुप के माध्यम से। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आए तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद है आप नेम देखो, तो नेम जो हो जाता है फॉर्म डेटा के लिए, ठीक है, आईडी, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए, मल्टीपल जो आपका मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हो जाता है, और इसके अंतर्गत आपको एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, साइज़ विजिबल ऑप्शन के लिए, और डिसेबल ड्रॉप डाउन डिसेबल करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड सिलेक्शन कंपलसरी करना उसके लिए, और ऑप्शन का उपयोग किया जाता है बहुत सारे जो आपके ऑप्शन है उनको डालने के लिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन के यूज़ कहाँ है कि भाई कंट्री का सिलेक्शन करना है, जेंडर सिलेक्शन करना है, कैटेगरी के लिए, कोर्स के लिए, डेट मंथ ईयर, इन सब के लिए। बटन वर्सेस ड्रॉप डाउन की बात करें तो बटन जो है एक्शन का काम करती है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन का काम करती है। बटन क्लिक बेस्ड है और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बेस्ड है, यानी कि चॉइस बेस्ड है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ HTML टैग है जो हमारे बचे हुए होंगे, उनको हम देख लेंगे एक बार सरसरी नज़र में, ताकि आपको पूरा एक बार में कवर हो जाए। तो हम CSS पढ़ने के पहले HTML के टैग की कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। कुछ अगर छूटे होंगे तो एग्ज़ाम में वो आपके काम आ जाएंगे। HTML रूट एलिमेंट होता है जिससे HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है। हेड आपका मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए, टाइटल आपका ब्राउज़र टैब का टाइटल देने के लिए, बॉडी पेज का विजिबल कंटेंट दिखाने के लिए, मेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लिंक आपका एक्सटर्नल CSS जोड़ने के लिए हो जाता है, स्टाइल आपका इंटरनल CSS के लिए हो जाता है, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जोड़ने के लिए हेड और बॉडी में। उसके बाद H1 से लेकर H6 हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए, BR लाइन ब्रेक के लिए, HR हॉरिजॉन्टल के लिए, B आपका हो जाता है बोल्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंट बोल्ड टेक्स्ट जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होता है। I फॉर एटैलिक, एम्फेसाइज का मतलब हो जाता है, ये भी एटैलिक जैसे ही काम कर लेता है। U मतलब अंडरलाइन, मार्क मतलब हाईलाइट करना टेक्स्ट को। स्मॉल बोले तो स्मॉल टेक्स्ट, SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, SUB मतलब सब स्क्रिप्ट। इसके साथ ही आप देखोगे लिस्ट टैग में UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, LI आपका लिस्ट आइटम, DL डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT इसके अंदर जो टर्म देते हैं वो DT में आता है, और DT का डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है तो D दिया जाता है, ठीक है, डेटा का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद लिंक और मीडिया टैग के अंतर्गत एंकर टैग है हाइपर लिंक के लिए, IMG इमेज के लिए, आइडियो आपका आइडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, और सोर्स आपका मीडिया सोर्स के लिए, और आई फ्रेम आपका अनदर पेज को एम्बेड करने के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेबल टैग के अंतर्गत हमने देखे लिए ऑलरेडी, टेबल जो कि टेबल का रूट एलिमेंट है टेबल बनाने का। TR रो बनाने के लिए, टेबल की हेडिंग बनाना हो। TD बोले तो डेटा लिखना हो। कैप्शन टेबल की हेडिंग लिखना हो, मतलब जो कैप्शन देना हो या टाइटल देना हो। TH हेड बोले तो बॉडी से ऊपर हेडर सेक्शन को अलग करना हो, या T बॉडी अलग करना हो, T फुट अलग करना हो, तो उनके लिए अलग से टैग दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म टैग है, जैसे फॉर्म का मेन एलिमेंट फॉर्म है, कंटेनर। इनपुट है एक प्रकार की फील्ड है जो कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकती है, रेडियो हो सकती है, चेकबॉक्स हो सकती है, बटन हो सकती है। तो इनपुट एक प्रकार का टैग है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती है। टेक्स्ट एरिया, बड़ा टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन बनाने के लिए। सेलेक्ट ऑप्शन जो आपका सिलेक्शन है या कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए। ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन देने के लिए हो जाता है सेलेक्ट के अंदर। बटन टैग कस्टमाइज बटन बनाने के लिए। लेबल सामने जो लेबल देते हैं उसके लिए। फील्ड सेट ग्रुप इनपुट करने के लिए। लीजेंट फील्ड सेट टाइटल देने के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिमेंटिक HTML एलिमेंट या टैग है जिसके अंतर्गत HTML5 देखने को मिल जाते हैं। तो हेडर हो जाता है पेज का हेडर के लिए। NAV हो जाता है नेविगेशन मेनू बनाने के लिए। सेक्शन हो जाता है सेक्शन बनाने के लिए। आर्टिकल की बात करें तो इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए।
असाइड मतलब साइड बार बनाने के लिए, फुटर मतलब नीचे बॉटम पे बनाने के लिए। उसके बाद मेन की बात करें तो मेन कंटेंट के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब एडवांस लेवल के HTML5 में उपयोग होने वाले टैग है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कुछ कंटेनर टैग है, जैसे डिव है, डिवीज़न बोले तो पूरे मल्टी जो पेज है उसको मल्टीपल पार्ट में बांटना। स्पैन मतलब लाइन को इनलाइन कंटेनर बनाना है तो स्पैन दिया जाता है। और कुछ स्पेशल यूटिलिटी बोले तो सेंटर, टेक्स्ट सेंटर के लिए। मतलब ये सब जो टैग है वो एक प्रकार से आप देखोगे तो ये वाला जो टैग है ये अभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। मतलब ये पुराने वर्जन में यूज़ होते थे, पर याद रखने में या पढ़ने में क्या जा रहा है। तो मार्क्यू टैग है स्क्रॉलिंग टैग के लिए, इस प्रकार मार्क्यू टैग उपयोग किया जाता है। डिटेल्स में अगर देखें तो एक्सपेंडेबल कंटेंट बनाना हो, समरी डिटेल हेडिंग बनाना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। IMG तो हमने देखे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा HTML में कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप जाकर देखोगे तो टेलीग्राम में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका, ठीक है। और पैसा नॉमिनल लगता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप बड़ी बड़ी कोचिंग करते हो और यहाँ थोड़ा बहुत अगर मान लो पैसा लग भी जाता है, वैसे तो लग नहीं रहा है। और अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सपोर्ट किया जाना, तो अपने मन से आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी चीज़ के बदले में आप सर्विस लेना आपको उचित नहीं लगना चाहिए। मतलब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना होगा, पर चार्ज आप कैसे फॉर्म में दे सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ जो है चैनल के बारे में बता सकते हैं, तो वही आपके लिए चार्ज होगा, ठीक है। ठीक, तो पैसे वैसे देना नहीं है, बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं वो वैसे मिलेगी, और जब भी देना होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, CSS की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत CSS मतलब स्टाइलिंग, बोले तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जो भी हम HTML में क्या करते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हमको CSS देना होता है। तो इसको एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिलते, पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम जो है HTML जो एलिमेंट है उसको डिज़ाइन और स्टाइल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। CSS में हम जो है कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेआउट डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग है, एनिमेशन है, सारी चीज़ों को कंट्रोल CSS के माध्यम से कर लेते हैं। और HTML के साथ में इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बोले तो इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, सारी चीज़ें। उसके बाद CSS ज़रूरी क्यों है भाई, तो जब भी हम HTML में वेब पेज बनाते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, परंतु वेबसाइट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाना है तो CSS बहुत ज़रूरी है। HTML कंटेंट को डिज़ाइन करना है, उसको हम जो है सेपरेट चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद CSS फाइल से मल्टीपल पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली बनाया जाता है। उसके बाद HTML प्लस CSS कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, तो हम सीधे जो है कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम चलते हैं कहाँ पे, हम एक वेब पेज बना लेते हैं नया। इसको मैं सीधे अभी कॉपी कर लेता हूँ, नए में चलते हैं, Ctrl+S करते हैं और इसको HCSS.html उसी नाम से फाइल सेव होती है .html, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये फॉर्म को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं। हमने H3 लिखे हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे H1 पहले लेना, हालांकि हेडिंग वेलकम कर देते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट या वेब पेज। चलिए वेब पेज लिख देते हैं और इसको उठाकर ऊपर साइड ले आते हैं। H3 ले लिए, और इसी के बाद हम जो है क्या ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट, या फिर यहाँ ले लेते हैं हम कंप्यूटर। ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर ले ली, और कंप्यूटर के बाद हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, ठीक। और पैराग्राफ में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ चलें और यहाँ चल के हम जो है पैराग्राफ में कुछ चीज़ें एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आ गए, इतना हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे लाकर पैराग्राफ में। देखिए ये पैराग्राफ कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इनकी फॉर्मेटिंग करें, तो पैराग्राफ
अभी सेव करोगे तो सेव करके हम रन करेंगे तो नॉर्मली ऐसा आ रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो हम चाह रहे हैं क्या है कि भाई जो पैराग्राफ आए या जो भी चीज़ आए उसमें अलाइनमेंट कैसा रहे, या जो भी चीज़ हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो हम CSS के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहली CSS जो होती है वो स्टार्टिंग टैग के अंतर्गत लिखी जाती है, कोई भी स्टार्टिंग टैग। ये देखिए आपका P का देख लो, H3 का देख लो, या फिर H1 का देख लो। तो हम सबसे पहले H1 में चलते हैं और स्टाइल जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से सबसे पहली स्टाइल सीट अप्लाई की जाती है, जिसे बोल देते हैं इनलाइन स्टाइल सीट। तो इनलाइन के अंतर्गत आप देखोगे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा, इसके अंदर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंटैक्स मिलेगा। सिंटैक्स में आपको क्या मिलेगा भाई, जैसे आप इसका कलर देना चाहते हैं तो कलर देना चाहते हैं तो कलर के बाद आपको लगाना पड़ता है कॉलन, और कॉलन के बाद आपको वैल्यू देना होगा, मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद आपको कॉलन, कॉलन के बाद वैल्यू देना, वैल्यू के बाद सेमी कॉलन। तो इस प्रकार एक कंप्लीट एट्रीब्यूट आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंतर्गत। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। तो इसमें कलर आप क्या दे दो, मान लीजिए आप कलर देना चाहते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू देना चाहते हैं। उसके बाद आप इसका जो अलाइन है, बोले तो टेक्स्ट अलाइन क्या देना चाहते हैं। तो जब भी देखिए, जब भी प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है सिंगल वर्ड में तो ऐसे लिख दो, पर डबल वर्ड में आती है तो डैश लगा के लिखना है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट डैश अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सीधे मत लिख देना, टेक्स्ट डैश अलाइन हमने लिखे और सेंटर कर दो। तो इस प्रकार हमारी दो प्रॉपर्टी हमने ली है, कौन कौन सी, एक तो कलर प्रॉपर्टी ली जिसमें वैल्यू आपकी है ब्लू, और दूसरी हमने ली है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू है सेंटर, और किसके अंदर ले रहे हैं, स्टाइल के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको सब जगह सेम ही मिलेगी, पर यहाँ पे स्टाइल के अंदर उपयोग कर रहे हैं इनलाइन में। तो अभी सिंपल जो है हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। हम चाहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आए या फिर जो भी है, तो डेकोरेशन वगैरह जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर सकते हैं। टेक्स्ट जो डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंतर्गत हम जाके क्या कर सकते हैं भाई, हम बोल्ड लिखना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन लिखना चाहते हैं। देखिए अंडरलाइन ले लें, तो अंडरलाइन लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अंडरलाइन आ गया। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंतर्गत ये चीज़ें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और ये काम हमारा होते जाएगा। पर क्या जो ये हम जो स्टाइल ले रहे हैं ये सब में अप्लाई होगी क्या, जैसे मान लो हम हेडिंग 2 ले लेते हैं, मतलब हेडिंग 1 ही एक प्रकार से फिर से ले रहे हैं, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्या, कंप्यूटर, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे, वेलकम टू माय वेब पेज, और यहाँ लिख दे रहा है SSW एजुकेशन। तो कायदे से ये भी H1 है और ये भी H1 है, तो दोनों में अप्लाई होना चाहिए जो स्टाइल ले रहे हैं। पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसमें स्टाइल नहीं है और इसमें है। तो इससे क्या घाटा हो रहा है कि ये जहाँ पे डिफाइन हो रही है सिर्फ वही काम करेगी, और इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, इंटरनल स्टाइल सीट का उपयोग किया गया। कहाँ पे, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर हम जाएंगे, जैसे टाइटल के नीचे चले तो हम यहाँ स्टाइल टैग के माध्यम से स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इनलाइन स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो हेड सेक्शन के अंतर्गत स्टाइल टैग के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये आप देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर हमको अब फिर से एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी कि अगर हमको H1 में कोई चीज़ें लेना है तो हमको लिखना पड़ता है H1, और H1 लिखने के बाद हमको लेना पड़ता है करली ब्रैकेट को स्टार्ट और करली ब्रैकेट को एंड। अब H1 क्या है, H1 आप देखोगे ये लिखे हैं, और H1 एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है। आपको पता होगा एलिमेंट हमने पहले भी देखे थे। एलिमेंट बोले तो स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और कंटेंट, इन तीनों चीज़ से मिलकर क्या बना है, एलिमेंट। तो जब भी हम H1 नाम से कोई चीज़ यहाँ डिफाइन करेंगे, बोले तो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, सारी चीज़ें, तो वो सब किस में अप्लाई हो जाएगी, H1 ये भी है और H1 ये भी है। इसका मतलब एक पेज में अगर काम करना है तो आपको इंटरनल स्टाइल सीट बहुत हेल्प करेगी। पर यदि मल्टीपल पेज में काम करना तो इंटरनल की कमी देखने को मिल जाएगी, और किसी एक टैग में काम करना तो आपको इनलाइन काम आ जाएगी। तो सबका एक अपना महत्व है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में इनलाइन काम करती है, सेकंड प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी मिल जाती है इंटरनल की, और थर्ड प्रायोरिटी मिल जाती है आपकी एक्सटर्नल की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम जो है क्या यूज़ करते हैं, इन सबको उठाकर ले आते हैं, मतलब ये स्टाइल एट्रीब्यूट को हम हटा देते हैं, यहाँ से ये हटाए और यहाँ से डबल कोड भी हटा, और इस सब को कंट्रोल X करे और यहाँ लाकर पेस्ट करे। ठीक है, मतलब यहाँ हमने जो क्या करे, जो कलर है वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन ले लिए। दूसरा हमने क्या ले लिए, आप एंटर नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद हमने ले लिए टेक्स्ट का डेकोरेशन, और इसके बाद हम जाकर क्या करेंगे, रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए पहली हेडिंग में भी आ गया, दूसरी में भी। क्यों, क्योंकि हमने अभी इंटरनल में काम करे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इनलाइन
के अंतर्गत आपको सेपरेट एक ही में मिल जाता है, एक ही टैग में फॉर्मेटिंग मिल जाती है। इंटरनल में आपको जिस एलिमेंट के नाम से डिफाइन किया गया है उस सबके एलिमेंट, जैसे मान लीजिए H1 आप नेक्स्ट समय भी लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आप फिर से H1 ले लेते हो और H1 में ले लेते हो चैप्टर, मतलब यहाँ पे ले लेते हो चैप्टर 2, ठीक है, ये हमने H1 में ली है। और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मेटिंग नहीं दी है, परंतु देखिए H1 जो है एक एलिमेंट उसमें हमने सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं, तो ये सब जगह एक पेज में ग्लोबल रूप से काम करती है। अब जो H1 है वो एक प्रकार का सेलेक्टर है। क्या है ये? सेलेक्टर क्या होता है भाई? सेलेक्टर मतलब जो बताता है कि जो भी फॉर्मेटिंग दी गई है वो उसको अप्लाई करे, मतलब ये बताता है कि ये वाला जो एलिमेंट है इस फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही दूसरा सेलेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पी लेना है, और पी लेने के बाद हम जो है यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और पी का जो अलाइन है, मतलब हम जो है टेक्स्ट का अलाइन कर देते हैं, क्या? जस्टिफाई। क्या कर देते हैं? जस्टिफाई। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ जाकर देखो, देखिए जस्टिफाई हो गया, दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये पी दर्शाता है। ऐसे ही अगर हम जो है यहाँ पे बॉडी लेते हैं, बॉडी ले लिए और बॉडी के बाद हम ले लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है एक प्रकार से अगर देखें तो लाइट होना चाहिए, लाइट सियान कर देते हैं, लाइट येलो, लाइट सियान, या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सेव करें और रन करके देखें तो देखिए यहाँ पे बॉडी का कलर लाइट सियान हो गया। तो इस प्रकार हम जो है बहुत सारी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे कमी क्या होती है कि जब हम मल्टीपल पेज में काम करते हैं तो ये जो एक स्टाइल है वो हर एक पेज में काम नहीं करती, मतलब इसको फिर से दूसरे पेज में भी कॉपी करना होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मैं अभी यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ और इनको हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल सीट की। और एक्सटर्नल के लिए हमको बनाना पड़ता है एक नया पेज, और नया पेज बनाए और नया पेज बना के Ctrl+S करे। इसको सेव वहीं करना है जहाँ पे आपने क्या रखे हो, अपना वेब पेज रखे हो, और इसका नाम कर देते हैं हम क्या? style.css। इसका एक्सटेंशन ध्यान रखना .css के नाम से सेव होता है। ये सेव करें और यहाँ ला जाकर इसको पेस्ट कर दो। अब हम जाएंगे कहाँ पे? जो आपका HTML CSS है इसमें जाएंगे और इसको सेव करके रन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पूरी स्टाइल गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टाइल है ही नहीं, और हमने अभी तो बनाए हैं ना, देखिए स्टाइल बनाए हैं, तो ये स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुई? तो भाई ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है, दोनों फाइल अलग अलग है। तो हम जिस फाइल में हमारा वेब पेज है उस फाइल में स्टाइल सीट को हमको कॉल करना होता है, और कॉल करने के लिए लगता है लिंक टैग। अब आपके लिए आंसर, मतलब एक क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल स्टाइल सीट को लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं? लिंक टैग लगाते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बाकी रिलेशन टाइप किस टाइप का है? स्टाइल सीट। टाइप क्या है इसका? टेक्स्ट या CSS। और इसमें स्टाइल सीट जोड़ना है तो फिर से वही लगता है एंकर टैग टाइप का HREF, और यहाँ आपको देना होता है स्टाइल का नाम। तो हमारी स्टाइल का नाम क्या है? style.css, ठीक है, जो हमने अभी दी है, लिखा भी style.css। और जैसे हम इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो फिर से देखिए स्टाइल अप्लाई हो चुकी है, ठीक। जैसे इसको भी हम कुछ और कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। स्टाइल बोले तो इंटरनल, इनलाइन पहला है, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। सेलेक्टर मतलब क्या हो जाता है? जिस नाम से हमने स्टाइल डिफाइन करे हैं। तो ये चीज़ तो हमने देख ली है। एग्जांपल में आप देख लेते हैं, जैसे टाइटल कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल इंटरनल वाली लिया गया, यहाँ पे H1 सेलेक्टर है। उसके बाद हमने देखिए कलर ब्लू लिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिया है, कलर यहाँ पे पैराग्राफ का अलग ले लिए, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम ले सकते हैं। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपको मेन कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ें पूछी जाती सिर्फ उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बटन जो होती है, जितनी भी हम बटन लेंगे उसके नाम से हमने सेलेक्टर लगा दिए, तो उसका कलर क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और स्टाइल को क्लोज कर दिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने H1 लिए, P लिए और बटन लिए, सबकी फॉर्मेटिंग ऊपर कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा? लाइट हमने सियान लिए थे, लाइट सियान आ गया। ब्लू कलर हेडिंग का आ गया था हमारा। ग्रीन कलर हम पैराग्राफ का चाहते हैं या जो भी चाहते हैं वो ला सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल की। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल तो कर ली है। तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल सीट एक प्रकार से अगर देखें तो HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको तीन स्टाइल सीट मिल जाती है। इनलाइन बोले तो जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाती है इनलाइन। दूसरी आपको मिल जाती है कौन सी? इंटरनल आपको कहाँ मिलती है? हेड सेक्शन में, स्टाइल टैग के माध्यम से, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से मिलती है। और लिंक टैग के माध्यम से एक्सटर्नल मिलती है, ये भी कहाँ मिल जाती है? आपको हेड सेक्शन में मिल जाती है।
और इन तीनों के बाद अप्लाई होती है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, जितनी भी रहती, मतलब अगर तीनों नहीं है तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट चलेगी, और है तो कोई दिक्कत नहीं इसके हिसाब से। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आती? इनलाइन, सेकंड प्रायोरिटी इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल, और फिर ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। तो इस प्रकार से क्रम चलता है। तो इनलाइन मैंने बताया, ये सीधे HTML टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के नाम से लिखी जाती है, सिंगल एलिमेंट पर काम करती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। पेज मेंटेन करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि अलग अलग काम करती है, और बार बार यूज़ करना इसमें पॉसिबल नहीं होता है। टेस्टिंग और क्विक चेंजेस ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इनलाइन में जो हो जाता है स्मॉल चेंजेस के लिए हो जाते हैं, टेम्परेरी स्टाइलिंग के लिए हो जाती है, स्पेसिफिक एलिमेंट ओवरराइट करना उसके लिए इसको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाए और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ लिख दिए, और काम एंड बोले तो ये स्टाइल सिर्फ H1 में काम करेगी, और जो दूसरी स्टाइल है वो सिर्फ P में काम करेगी। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई यहाँ पे H1 है। H1 बोले तो जो आपका क्या हो जाता है, एक प्रकार से एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग है, और उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट लिखे, उसके बाद हम सेमीकोलन मतलब जो डबल कोट उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखे, प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू लिखे, तो ये एक स्टाइल हो गई। फिर फॉन्ट स्टाइल लिखे और इटैलिक लिखे तो एक स्टाइल हो गई। तो ऐसे हम मल्टीपल स्टाइल दे सकते हैं एक ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल सेकंड प्रायोरिटी में आता है, बोले तो हेड सेक्शन में जो लिखा जाता है स्टाइल टैग के माध्यम से पूरे पेज पर जो लागू होती है वो कहलाती है इंटरनल। और इंटरनल CSS के इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो पेज के अंतर्गत कंप्लीट रूप से काम करती है। पेज जो आपकी इंटरनल है मीडियम प्रायोरिटी होती है, मतलब इनलाइन से थोड़ा कम प्रायोरिटी होती है और एक्सटर्नल से ज़्यादा होती है। तो मीडियम लेवल पे कौन काम करती है? इंटरनल। सिंगल HTML एलिमेंट के लिए उपयोगी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मल्टीपल पेजेस में बार बार जो है रीयूज़ नहीं होती, क्योंकि बार बार रीयूज़ करना है तो एक्सटर्नल लेना पड़ता है। सिंगल पेज की वेबसाइट के लिए ज़्यादातर काम करती है, जब CSS फाइल बनाना आवश्यक ना हो तो उसके लिए इंटरनल ज़रूरी होती है। और इसके लिए हमने देखे सेलेक्टर बोले तो H1 लिए थे, उसके अंदर करली ब्रैकेट में कलर ब्लू ले लिए, फॉन्ट साइज 12 ले लिया, जो भी। तो ये एक प्रकार से एक डिक्लेरेशन हो गया और ये दो डिक्लेरेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने देखे ये बॉडी के अंतर्गत बना लिए, ये H1 बना लिए, ऐसे ही हमने P बना लिए। तो ये क्या हो गई आपकी एक प्रकार से सेलेक्टर होगा। और सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर बोल देते हैं इन्हें, क्या बोल देते हैं? एलिमेंट सेलेक्टर। और नेक्स्ट में हम जो देखेंगे वो सेलेक्टर के बारे में ही देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS .css फाइल से बनाई जाती है अलग से, और अगर जोड़ना है HTML वेब पेज में तो उसको हेड सेक्शन के अंतर्गत लिंक टैग के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे एक स्टाइल सीट मल्टीपल वेब पेजेस में काम कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बार बार मतलब एक ही वेबसाइट में अगर एक ही बार में चेंज करना तो CSS फाइल लेना ज़रूरी है। तो सबसे कम प्रायोरिटी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इनलाइन की, दूसरे नंबर पे इंटरनल की, और उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर इसमें कुछ डिफाइन किया गया है तो अच्छा, जो चीज़ें इसमें डिफाइन की गई है वो इसमें भी की गई और इसमें भी की गई है। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन काम करेगा? मान लो इनलाइन में ब्लू कलर लिया गया है फॉन्ट का, इसमें रेड कलर लिया गया है और इसमें लिया गया है ग्रीन कलर। तो सबसे ज़्यादा रन कौन करेगा? इनलाइन। अगर इनलाइन नहीं है तो कौन काम करेगा? इंटरनल। और इंटरनल भी नहीं है तो फिर बाद में काम करती है एक्सटर्नल। इसलिए बोला जाता है लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी। बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है ये वाली फाइल मल्टीपल पेजेस में अप्लाई होती है। वेब पेज लोडिंग फास्ट हो जाता है, मेंटेनेंस आसान हो जाता है, सारी चीज़ें हमको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। चलिए, एक्सटर्नल CSS का उपयोग जो है लार्ज वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस वाली साइट है, कंसिस्टेंट डिज़ाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये अलग से हमने CSS फाइल बनाए जो भी चीज़ है, और इसको नाम से सेव कर दिया style.css है। और हमारे वेब पेज जो है जो भी नाम से है उसके अंतर्गत हमने क्या लिए? लिंक टैग लिए। और रिलेशन लेना नहीं लेना बात की बात, पर href कंपलसरी है। इसके अंतर्गत उस स्टाइल सीट का नाम आएगा जिस नाम से हमने CSS फाइल बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे तो आपको जो बॉडी है, बॉडी के अंतर्गत जो हमने H1 लिए हैं वो H1 ये वाला ही जो लिए हैं यहाँ पे, ये वाला कलर यहाँ पे काम कर लेगा। इसे पैराग्राफ में भी काम कर लेगा, बॉडी में भी काम कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो फैक्ट है वो भी देख लिए। आप सभी में अंतर भी देख सकते हैं। जैसे स्कोप में आपने देख ही लिए कि भाई इनलाइन सिंगल एलिमेंट के लिए, इंटरनल सिंगल पेज के लिए, एक्सटर्नल मल्टीपल पेजेस के लिए। बार बार यूजिबिलिटी जो है रीयूजिबिलिटी इनलाइन में नहीं होती है, इंटरनल में लिमिटेड और एक्सटर्नल में होती है। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस इनलाइन में कठिन हो जाता है, इंटरनल में मीडियम हो जाता है, एक्सटर्नल में इजी हो जाता है। तो कंपैरिजन यहाँ देख लेना आप, जो हमने पढ़े हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक है CSS के अंतर्गत उसका नाम है CSS के सेलेक्टर। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
तो CSS के सेलेक्टर बोले तो जो सबसे बेस सेलेक्टर होता है वो HTML के टैग के नाम से ही होता है, उसे हम बोल देते हैं CSS का एलिमेंट सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या बताता है? CSS सेलेक्टर यह बताता है कि किस HTML एलिमेंट पर CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सेलेक्टर मतलब टारगेट आप बोल सकते हैं, और उसके बाद CSS के रूल मतलब एक्शन, मतलब उसके अंदर जैसे ये टारगेट हो गया, और एक्शन मतलब प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ H1 है, H1 के अंतर्गत हमने कलर करे बैकग्राउंड कलर, तो वो एक प्रकार से एक्शन हो गया। तो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, तो मुख्य रूप से 5 सेलेक्टर होते हैं, बाकी चीज़ें भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट सेलेक्टर हो जाता है जो HTML टैग के नाम से होता है। जैसे P टैग है तो P टैग के नाम से हमने कलर ब्लू कर दी, तो पैराग्राफ टैग जहाँ भी होगा उसमें किसी भी प्रकार का कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ P टैग होगा वहाँ पे ये कलर ब्लू कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है, जब हम डिफाइन करेंगे। और दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर जो कि यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक प्रकार से हम देखें तो जिस टैग को कॉल किया जाएगा, जिस टैग मतलब एक ही टैग की बात हो रही है, तो मेन टाइटल ली है तो किसी एक ही टैग को यहाँ दे सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? यूनिक। और इसकी शुरुआत होती है हैश से। किससे होती है? हैश से। और उसके बाद बाकी चीज़ें सेम है भाई, अंदर प्रॉपर्टी लेना सबके लिए सेम ही हो जाती है। तो जब हम आईडी जो H1 है, हमने पिछली क्लास HTML में भी देखे थे आईडी देना, तो जिस HTML एलिमेंट को आईडी हम देंगे मेन टाइटल, तो ये मेन टाइटल किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम है यूनिक। यूनिक मतलब ये जो भी स्टाइल अप्लाई की जाएगी वो सिर्फ एक ही में अप्लाई होगी, किसी दूसरे में अप्लाई नहीं होगी। एक पेज में आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं क्लास की। तो क्लास सेलेक्टर जो होता है डॉट ऑपरेटर से यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे डॉट करके बॉक्स लिए तो डिव हम लेंगे, बॉक्स लेंगे, जो भी लेंगे, तो उसके लिए हम जो है क्या ले सकते हैं? एक प्रकार से क्लास ले सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, ये मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही बस रहने देते हैं। यहाँ पे मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ, ये पी भी हटा देता हूँ ताकि हमको दूसरी चीज़ें यहाँ कॉल करने को मिल जाए। तो लिंक करके स्टाइल सीट हम दे सकते हैं, एक्सटर्नल वाली यूज़ करके देख ली हमने। सीधे हम यहाँ सीधे चलते हैं और ये लिंक टैग को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सीधे हम जो है एक बॉक्स बना लेते हैं, डिव करके हम क्या बना लेते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं, डिव इस प्रकार से। और डिव में हम लिख देते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब कुछ भी लिख दो, कि भाई यहाँ लिख देते हैं अपन SSW एजुकेशन, ठीक है। अब इस डिव की हाइट, विड्थ, कलर सब चेंज करना है, तो हम यहाँ पे डॉट करके क्या ले लेंगे? डॉट करके डिव ले लेंगे, और डिव मतलब डिव मेन कर लेंगे। और इसके अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं? इसके अंदर हम करली ब्रैकेट को स्टार्ट और एंड करके क्या लिख देते हैं कि भाई इसकी विड्थ क्या रहेगी, मतलब हम जो है यहाँ पे स्टाइल टैग तो लगाएं, पहले इंटरनल स्टाइल लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो स्टाइल कैसे डिफाइन होगी, तो वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। ये डिव लिए और डिव लेके हमने जो है करली ब्रैकेट लगा के एक प्रकार से इसको डिफ़ाइन करना है। और इसके अंदर लाकर हम क्या कर लेते हैं? इसकी विड्थ कितनी लेना है भाई? विड्थ लेना है 400 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी लेना है? तो हाइट लेना है ये भी 400 पिक्सल ले लो। चलिए, अभी हाइट और विड्थ तो ले लिए, और हम जो है इसको रन करके देखते हैं। रन करें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पर हम इसके बाद हम जो है बॉर्डर भी लेते हैं। जैसे बॉर्डर ले लेते हैं, तो बॉर्डर लिए, बॉर्डर में 3 चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाता है कि भाई 5 पिक्सल आपको क्या लेना है? विड्थ। इसका जो टाइप है वो लेना है सॉलिड, सॉलिड ले लो। और उसके बाद इसका कलर ले लो, क्या आप? ग्रीन ले लो, ग्रीन या ले लो ब्लू। चलिए ब्लू ले लेते हैं। ये 3 चीज़ें लेना होता है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं आई। चलिए यहाँ पे हम जो है 5 पिक्सल यहाँ ले लिए, 5 पिक्सल सॉलिड, और डिव मैन। और डिव मैन हमें यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। जैसे ये डॉट करके डिव मैन बनाया है, तो यहाँ पे जो डिव है, डिव के बाद हमको क्लास के नाम से कॉल भी करना होता है। और क्लास में क्या करेंगे? डिव जो मैन है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। डिव मैन को कॉल करेंगे। डिव मैन बोले तो इस प्रकार से सही स्पेलिंग लिखना है। और जाकर रिफ्रेश करो तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है वो आ चुका है। अब इस बॉक्स को हम जो है थोड़ा सा हाइट विड्थ कम कर लेते हैं। हाइट विड्थ कैसे? मतलब इसकी जो विड्थ है वो कर लेते हैं हम 250 पिक्सल, और इसकी हाइट को भी हम कर लेते हैं 250 पिक्सल। अब देखो थोड़ा छोटा बॉक्स बनेगा। अब ये बॉक्स जो है इस प्रकार से, अब इसमें हम सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी इधर लेफ्ट से दूरी कितनी रहेगी, तो ये जो है मार्जिन से देते हैं। स्पेसिंग मतलब मार्जिन, और मार्जिन में हम दे दो जैसे मान लो 20 पिक्सल, ये चारों तरफ से बराबर ले लेता है।
तो देखिए, ये देखिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। उसके बाद हम ले लेते हैं पेडिंग। पेडिंग मतलब अंदर से स्पेसिंग। तो पेडिंग हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। चारों तरफ से अंदर का टेक्स्ट की दूरी हो जाएगी। तो देखिए, ये बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है क्या ले सकते हैं, डॉट करके ले सकते हैं। उसके बाद और दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे हम देख लेते हैं डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर है जो कि यूनिवर्सल हो जाता है। और इसी नाम से हम जो है दूसरा डिव भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक और डिव लेना है हमको, तो एक और डिव ले लेते हैं भाई, एक डिव और ले लेते हैं। इसमें भी हमने क्लास यूज़ करे और इसमें भी क्लास यूज़ करे, और इसमें नाम चेंज कर दो। जैसे इसमें नाम चेंज कर देते हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स, और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे चल के तो दो डिव बनकर आ जाएंगे। देखिए, एक डिव और दो डिव। तो ये जो जो स्टाइल सीट हमने लिए हैं वो क्या है, एक ही है। मतलब स्टाइल हमने एक ही लिए डॉट करके, और अगर इसके बदले में आईडी लेते तो वो इन दोनों में नहीं ली जा सकती, इसलिए आईडी को यूनिक बोला जाता है। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट मतलब ग्लोबल रूप से उपयोग कर सकते हैं मल्टीपल के लिए। तो डॉट करके यूज़ करते हैं, और कॉल करने के लिए ऐसे कॉल कर लेते हैं क्लास करके। और आईडी को कैसे कॉल करते हैं, आईडी को इस प्रकार से आईडी नाम से कॉल करते हैं। और डिफाइन करने का दोनों का तरीका अलग अलग है, डॉट और हैज़। ऐसे सिंबल स्टार ले लेते हैं। तो स्टार अगर लिए हैं तो मार्जिन 0 कर दिए, सभी HTML एलिमेंट पर काम करेगी। इसे बोल देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक हो जाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, बोले तो कॉमा लगा के मल्टीपल एलिमेंट ले लो, और जितना भी हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे एक्शन, वो सभी में काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो, जो एक प्रकार से किसी डिव है और डिव के अंदर कोई पैराग्राफ लिए हैं, तो उस हिसाब से पेरेंट के अंदर के एलिमेंट को लेना है। तो इस प्रकार ये नेक्स्ट वाला मिल जाता है। हालांकि ये सेलेक्टर में ज़्यादा गिने नहीं जाते, पर इनको डिसेंडेंट या पेरेंट के अंदर लेने वाले जो टैग है, तो ये पी के अंदर काम करेगा, किसके, जो डिव है उसके अंदर के। चाइल्ड सेलेक्टर भी होते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर कुछ इस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होते हैं, जो कि जो आपका ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें लिया जाता है। स्यूडो कोड क्लास सेलेक्टर होता है, जो कि हावर वगैरह लिंक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर। स्यूडो कोड के जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट लेटर पर काम करना है। कंप्लीट एग्जांपल आप देख लेना यहाँ पे। तो ये कंप्लीट एग्जांपल जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट है, फिर से देख लेते हैं। जो हैज़ है वो किसके लिए होता है, आईडी के लिए। डॉट किसके लिए होता है, क्लास के लिए। स्टार यूनिवर्सल के लिए। एट्रीब्यूट के लिए स्क्वायर। स्यूडो कोड के लिए कॉलन, और डबल कॉलन अगर लेते हैं तो आपको स्यूडो कोड के एलिमेंट के लिए देखने को मिल जाते हैं। आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज़्यादा होती है, क्योंकि आईडी सिंगल के लिए काम कर लेती है। चलिए, इसमें फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड कलर, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो बन जाए। तो फ़ॉन्ट मतलब सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। तो HTML एलिमेंट के जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर है या बॉर्डर कलर है, उनके कलर को बदलना है तो हमको कलर लेना पड़ता है। तो यहाँ कलर हो जाता है टेक्स्ट का कलर के लिए, मतलब एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के लिए। बॉर्डर बॉर्डर के लिए हो जाता है। तो 3 प्रकार से हम कलर दे सकते हैं। कलर नेम की बात करें तो कलर नेम जो है एक प्रकार से हमारे पास में कैसे मिल जाते हैं, सिंपल नाम लिख दो, रेड ग्रीन ब्लू। RGB कलर भी ले सकते हैं ऐसे, मतलब 0 से 255 तीनों में ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिए 255, बोले तो R सबसे ज़्यादा बोले तो फुल रहेगा, बाकी 2 कलर 0 रहेंगे, RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। फिर RGB है, बोले तो अल्फ़ा भी रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी देना है। 0 मतलब को ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, और 1 मतलब सॉलिड कलर मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में काम चलता है। और रेड ग्रीन ब्लू है यहाँ पे, कितना ट्रांसपेरेंट देना वो अल्फ़ा डिफाइन कर लेता है। तो एग्जांपल देख लीजिए। कलर नेम में आप नॉर्मल कलर दे सकते हैं। RGB में 3 वैल्यू दे सकते हैं, डिजिटल कलर। हेक्स कलर में आपको FF देखने को मिल जाता है। RGBA में अल्फ़ा कलर मिल जाता है। चलिए, फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट एक प्रकार से स्टाइल अप्लाई करना, जैसे MS वर्ड में हम कर लेते हैं, क्लियर, रीडेबिलिटी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो फ़ॉन्ट फैमिली होती है कि भाई एरियल ब्लैक लेना है, टाइम्स न्यू रोमन लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ कितने लेना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल कैसी लेना है, फ़ॉन्ट का वेट है, फ़ॉन्ट का वेरिएंट है, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ले लिए, ठीक है। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट है कि साइज़ ले लेते हैं 30 पिक्सल या PT में। उसके बाद फ़ॉन्ट के स्टाइल हमने इटैलिक ले लिए। उसके बाद हम फ़ॉन्ट के वेट की बात करें तो बोल्ड ले लिए। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। वेरिएंट में स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स ले सकते हैं। कंप्लीट CSS एग्जांपल आप देख लेना एक बार यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज़ मिल जाती है आपको CSS के बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, साथ ही बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए बैकग्राउंड डैश इमेज लेते हैं। रिपीट कितना करना, पोजीशन, ये सब जो है कंप्लीट डिटेल वाली क्लासेस आप देख लेना CSS की, वहाँ मिल जाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है अभी आपको देखने की, जितना काम का है मैं बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, बैकग्राउंड भी हो गया। अब एक और लास्ट टॉपिक है जो हम देखना है CSS के अंतर्गत, उसका नाम है बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल ऑलरेडी हमने देख लिए हैं
कि कंटेंट लिख लिए, पेडिंग बॉर्डर से दूरी, बॉर्डर हमने देखे लिए, मार्जिन मतलब आउटसाइड से दूरी, तो चार चीज़ें मिलकर क्या बन जाती है, बॉक्स मॉडल। और ये चारों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो इस प्रकार आप इसमें देख लेना, एक बार पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया हूँ अभी, बॉर्डर वगैरह है, पेडिंग है, मार्जिन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो नोट्स है उसमें आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा HTML और CSS कंप्लीट रूप से यहाँ पे कवर हो चुका है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर की गई है। साथ ही टेस्ट सीरीज आप देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आंसर भी वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट कवर किए जाते हैं, तो उससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। मतलब हर एक टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैंने फैक्ट बताया हूँ, तो उससे आपको कवर सारी चीज़ें हो जाएगी और बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और वीडियो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर कीजिए। मतलब भले ही देखिए आपको पता है कि भाई तैयारी कौन कर रहा नहीं कर रहा, तो आप स्टेटस लगाइए या फिर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जैसा भी है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो पहुंचेगा। और लाइक करना नहीं भूलना है। आप देख लेते वीडियो को, लाइक नहीं करते, ये क्या गलत बात है। पहली बार चैनल में आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी दूसरी यूनिट के साथ में। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी यूनिट चाहिए आपको अगली, उसके बाद हम जो है अगली यूनिट में टारगेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।